सुपर आर्यन एपिसोड 91 से लेकर 100 तक। जैसे ही आर्यन तीसरे द्वार पर पहुंचा, उस द्वार के रक्षक ने आर्यन पर बर्फीले खंजर और तलवार से हमला करना शुरू कर दिया। ये देखकर आर्यन मुस्कुराया और अपनी तलवार की ओर देखा। उसके ऐसा करते ही तलवार को आग की लपटों ने घेर लिया। अब आर्यन की तलवार अग्नि तलवार बन चुकी थी। आर्यन को आग की शक्ति का प्रयोग करते देखकर स्टेडियम में बैठे सभी दर्शक, स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल, प्रोफेसर और जज शॉक हो गए। सभी की आंखें खुली की खुली रह गई, लेकिन सभी तुरंत होश में आ गए और बातें करने लगे। अरे भाई, ये कैसा लड़का है? क्या इसके पास दो तत्वों की शक्ति कैसे हो सकती है? कोई भी योद्धा केवल एक ही तत्व की शक्ति को धारण कर सकता है, लेकिन ये दो तत्वों की शक्ति को धारण कर रखा है। ये कैसे संभव है? आखिर कितने राज है? सभी लोगों के बीच ऐसी ही बातें चल रही थी। वहीं दूसरी ओर आर्यन अपनी ओर आ रहे खंजर और तलवारों को देखते हुए मुस्कुराता है और तेज रफ्तार में दौड़ लगा देता है। उसके सामने जो भी खंजर या तलवार आता, आर्यन उसे अपने तलवार से नष्ट कर देता है। उस रक्षक का एक भी हमला आर्यन को छू नहीं पाया था। कुछ ही पलों में आर्यन रक्षक के समीप पहुंच जाता है और एक छलांग लगाकर अपने तलवार से उस रक्षक के सिर पर हमला कर देता है। आर्यन के हमले से वो रक्षक दो भागों में बंट जाता है और एक रोशनी में बदलकर गायब हो जाता है। आर्यन के इस कारनामे को देखकर जो योद्धा स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझते थे, उनके अहंकार को जोरदार धक्का लगा। आर्यन को मायावी दुनिया में गए हुए अभी 5 मिनट ही हुए थे और आर्यन ने 3 द्वार पार कर लिए थे। तीसरे द्वार के रक्षक को मारने के बाद आर्यन तेजी में चौथे द्वार की ओर दौड़ लगा देता है। जैसे ही आर्यन चौथे द्वार पर पहुंचता है, उस द्वार का रक्षक आर्यन पर हमला कर देता है। इस द्वार रक्षक के पास हवा की शक्ति थी। उस रक्षक ने आर्यन को देखने ही आर्यन की ओर हवा का एक लहर भेज दिया, जिससे आर्यन 10 कदम पीछे चला गया, लेकिन वो जल्दी संभल भी गया। आर्यन संभला ही था कि उस रक्षक ने एक फूंक मारी, जिससे उसके मुंह से हवा की लहर बाहर निकली और बाहर की हवाओं से मिलकर एक बवंडर का रूप ले लिया और आर्यन की तरफ बढ़ गया। ये देखकर आर्यन ने अपने पृथ्वी तत्व की शक्ति का प्रयोग करने का सोचकर अपने सामने एक शक्तिशाली दीवार खड़ा कर दी। जैसे ही रक्षक का हमला आर्यन के दीवार से टकराया, एक भयानक विस्फोट हुआ और वो बवंडर के साथ साथ आर्यन का बनाया हुआ दीवार भी नष्ट हो गया। जैसे ही उस रक्षक का हमला नष्ट हुआ, जो रक्षक अपना दूसरा हमला करने के लिए हमला तैयार करने लगा। ये देखकर आर्यन ने सोचा, कैसे रोकूं इसे? हवा तो आग को बुझा भी सकती है और बड़ा भी शक्ति है। हवा को रोकना बहुत मुश्किल होगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि इसे हवा मिल ही ना पाए। अगर इसे हवा नहीं मिलेगी तो ये हमला नहीं कर पाएगा। इतना सोचने के बाद आर्यन ये सोचने लगा कि इसे हवा से कैसे दूर किया जाए, क्योंकि हवा तो हर जगह है। तभी आर्यन के दिमाग में ख्याल आया कि एक ही जगह है जहां हवा नहीं है, वह है निर्वात। मुझे इसके चारों तरफ निर्वात उत्पन्न करना होगा और उसके लिए मुझे इसके चारों तरफ अपनी संपूर्ण गति से दौड़ लगानी होगी, इतनी तय गति से कि कोई मुझे देख तक नहीं पाए। इतना सोचने के बाद आर्यन तेजी में रक्षक की तरफ दौड़ा। रक्षक अभी भी अपने हमले को तैयार करने में लगा था। ये देखकर आर्यन अपनी संपूर्ण गति से द्वार रक्षक के चारों तरफ दौड़ने लगा। कुछ पल दौड़ने के बाद आर्यन की गति और तेज हो गई। अब तो स्टेडियम में बैठे लोग आर्यन को देख भी नहीं पा रहे थे। उन्हें सिर्फ धूल ही धूल दिखाई दे रही थी, जो आर्यन के दौड़ने से उत्पन्न हुई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन क्या कर रहा है। लगभग 30 सेकंड दौड़ने के बाद रक्षक के चारों तरफ निर्वात उत्पन्न होने लगा, जिसके कारण वो अपना हमला पूरी तरह से तैयार नहीं कर पाया। जब आर्यन ने देखा कि द्वार रक्षक हमला नहीं कर रहा है, तब उसने दौड़ते हुए ही अपने तलवार को द्वार रक्षक के सीने में उतार दिया, जिससे उस द्वार रक्षक की वही मौत हो गई और आर्यन उसी तेजी में 5वें द्वार की तरफ चल दिया। अपनी रफ्तार के कारण आर्यन पहले से भी कम वक्त में 5वें द्वार पर पहुंच गया। जैसे ही आर्यन 5वें द्वार पर पहुंचा, उसने देखा कि उसके सामने एक लावा का तालाब था, जिसके बाहर एक रक्षक खड़ा था। जैसे ही उस रक्षक ने आर्यन को देखा, वो आग की शक्ति से हमला करने लगा। ये देखकर आर्यन मुस्कुराया और अपने परिष्कृत शक्ति और हीलिंग शक्ति को जागृत करके द्वार रक्षक की ओर दौड़ने लगा। द्वार रक्षक की तरफ जाते वक्त द्वार रक्षक के द्वारा किया गया हमला आर्यन के सीने के टकराता है, पर कुछ नहीं होता। आग के कारण आर्यन के शरीर पर जो भी घाव हुआ हो, वो हीलिंग शक्ति के कारण ठीक हो रहा था। आर्यन के ऊपरी शरीर का पूरा कपड़ा जल चुका था। आर्यन कुछ ही पलों में रक्षक में पास पहुंचा और अपने तलवार से उस रक्षक के सिर को धड़ से अलग कर दिया। आज आर्यन सभी को शौक पर शौक दिए जा रहा था। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई 15 साल का लड़का ऐसा कर सकता है। आर्यन के इस कारनामे को देखकर सफेद बालों वाला बूढ़ा इंसान खुद से बोला, आखिर हमारे युवराज ने अपने अंदर कौन कौन से राज छुपा रखे हैं। इतना बोलकर वो बूढ़ा इंसान फिर से आंखों में चमक लिए आर्यन को देखने लगा। वही आर्यन 5वें द्वार के रक्षक को मारने के बाद 6ठे द्वार पर पहुंच चुका था। जैसे ही 6ठे द्वार के रक्षक ने आर्यन को देखा, उसने अपनी बिजली की शक्ति से हमला कर दिया। अपनी तरफ बिजली की तरंगों को आते देखकर आर्यन अपने तलवार को आगे कर दिया
जिससे टकराते ही बिजली की तरंगें नष्ट हो गई। आर्यन तेजी में रक्षक के बिजली के हमले को नष्ट करते हुए आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे आर्यन उस रक्षक के पास पहुंच रहा था, उस रक्षक के हमले की गति तेज हो रही थी, लेकिन आर्यन हर हमले को नष्ट करते जा रहा था। आर्यन के इससे भी खतरनाक बिजली से हमले के प्रभाव को झेला है। कुछ पलों में आर्यन रक्षक के पास पहुंच गया और उसने अपने तलवार में स्वर्गीय आग की शक्ति को समाहित करके उस रक्षक पर हमला कर दिया। स्वर्गीय आग का ताप इतना अधिक था कि वो रक्षक उस ताप को झेल नहीं पाया और जलकर भस्म हो गया। छठे द्वार के रक्षक को मारने ही आर्यन सातवें द्वार की तरफ भागा। जब आर्यन सातवें द्वार पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां द्वार तो है, लेकिन कोई रक्षक नहीं है। ये देखकर आर्यन ने कुछ पल सोचा और द्वार की ओर तरफ बढ़ गया। आर्यन कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि वो किसी चीज से टकरा गया। जब आर्यन ने ये देखने की कोशिश की कि वो किस चीज से टकराया है, तो उसे वहां कुछ नहीं दिखाई दिया। ये देखकर आर्यन ने जब अपने हाथ आगे बढ़ाए तो उसे सामने कुछ महसूस हुआ। अपने आगे कुछ महसूस कर आर्यन बोला, मेरे सामने तो अदृश्य दीवार है, जिसे नष्ट किए बगैर मैं आगे नहीं जा सकता हूं, पर कैसे नष्ट किया जाए इसको। आर्यन उस अदृश्य दीवार को नष्ट करने का उपाय सोच रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ सोचते हुए आर्यन खुद से बोला, मैं तलवार से इस अदृश्य दीवार पर हमला करके देखता हूं, शायद ये दीवार नष्ट हो जाए। इतना सोचने के बाद आर्यन ने अपने तलवार में अपने ऊर्जा शक्ति को समाहित करके अदृश्य दीवार की तरफ फेंक दिया। आर्यन ने जैसे ही तलवार फेंका, आर्यन की तलवार दीवार से टकरा गई, जिससे एक विस्फोट हुआ और चारों तरफ विस्फोट के कारण धूल फैल गई। विस्फोट होने के बाद जब आर्यन ने अपने हाथ को आगे किया तो उसे उस जगह कुछ भी महसूस नहीं हुआ। आर्यन धूल से बाहर निकल गया। जब वो धूल से बाहर निकला तो उसे अपनी तलवार जमीन में गड़ी हुई मिली। आर्यन ने अपने तलवार की सहायता से अदृश्य दीवार को नष्ट कर दिया था। आर्यन ने झुककर जैसे ही अपने तलवार को उठाया, उसे एक परछाई दिखी, जिसे देखने के लिए आर्यन ने अपना सर उठाया तो उसे दिखा कि एक आदमी सामने खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि वो अंतिम द्वार का रक्षक था। उस रक्षक को देखते ही आर्यन ने अपने तलवार को कस के पकड़ लिया और उस रक्षक पर हमला कर दिया, लेकिन आर्यन का हमला खाली चला गया क्योंकि वो रक्षक अदृश्य हो गया था। जब आर्यन ने आसपास देखने की कोशिश की तो उसे किसी लड़की के हंसने की आवाज सुनाई दी। उस हंसी के साथ ही वहां एक लड़की प्रकट हुई, जिसे देखकर आर्यन शॉक हो गया क्योंकि वो लड़की कृतिका थी। आर्यन ने अपनी आंखें मसली, लेकिन उसे अब भी सामने कृतिका दिखाई दे रही थी। वही बाहरी दुनिया में सभी को सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा था। बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी अंतिम द्वार में ऐसा ही हुआ था, इसलिए बाहर बैठे प्रतिभागी को कोई अनुमान नहीं होता था कि अंतिम द्वार पर क्या हो रहा है। ये मतिभ्रम शक्ति का प्रभाव था। आर्यन कृतिका को देख ही रहा था, तभी कृतिका आगे बढ़ते हुए उसके पास आने लगी। आर्यन अब भी कुछ बोले कृतिका को देखे जा रहा था, वो कुछ बोल नहीं रहा था। कृतिका धीरे धीरे चलते हुए आर्यन ने पास आए और बोली, आर्यन तुम यहाँ हो, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुम हो कि यहाँ प्रतियोगिता में भाग में रहे हो। इतना बोलकर कृतिका आर्यन के गले लग गई, लेकिन आर्यन अब भी शांत खड़ा था। कृतिका आर्यन को लगाए हुए ही आर्यन ने अपने तलवार को कृतिका के पीठ में घोंप दिया, जिससे कृतिका चीख पड़ी और अपने वास्तविक रूप में आ गई, जो था एक आदमी, जो था अंतिम द्वार का रक्षक। जैसे ही द्वार रक्षक अपने वास्तविक रूप में आया, आर्यन ने दोबारा अपने तलवार को उसे घोंप दिया, जिससे वो रक्षक वही मर गया और एक प्रकाश में बदलकर गायब हो गया। जैसे ही वो रक्षक गायब हुआ, आर्यन ने सातवें द्वार को पार कर लिया। सातवें द्वार के पार करते ही आर्यन सीधे स्टेडियम में प्रकट हो गया। आर्यन जैसे ही प्रकट हुआ, आर्यन के जानने वाले अपनी जगह से उठकर तालियां बजाने लगे। सब बहुत खुश थे आर्यन के प्रदर्शन से। प्रिंसिपल सिंह के आंखों में तो आंसू थे आर्यन के प्रदर्शन को देखकर। सभी को इतना खुश देखकर आर्यन भी खुश हो गया और खुशी खुशी टाइमर की ओर देखा। जब आर्यन ने टाइमर की ओर देखा तो वहां के समय के देखकर आर्यन खुश हो गया, क्योंकि टाइमर पर आर्यन के तीसरे चरण को पूर्ण करने का समय था 17 मिनट 20 सेकंड, जो अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। अगर बचे हुए स्टूडेंट्स में से कोई आर्यन से 1 सेकंड भी कम समय में तीसरे चरण को पूर्ण करेगा तभी वो टॉप करेगा, लेकिन अभी तक आर्यन ही टॉप था, क्योंकि सभी प्रतिभाशाली प्रतिभागी ने पहले ही भाग ले लिया था और जो बचे हैं उनसे ये उम्मीद नहीं है। आर्यन ने जब अपने समय को देखा तो वो खुश हो गया, क्योंकि उसका प्रदर्शन बाकी प्रतिभागियों से अच्छा था। आर्यन ने जितने समय में तीसरे चरण की चुनौती को पूरा किया था, उतने समय में पूरा करने का किसी ने सोचा तक नहीं था। सभी दर्शक जो आर्यन को अच्छी तरह से नहीं जानते थे, वो शॉक में थे कि इस लड़के ने ऐसा कैसे कर लिया। एपिसोड 92। आर्यन के चुनौती पूर्ण करने के बाद प्रतियोगिता 3 घंटे और चला, लेकिन कोई भी आर्यन से आगे नहीं निकल पाया। आर्यन तो छोड़ो, कोई भी सूर्या और तेज से भी आगे नहीं निकल पाया। जब सभी प्रतिभागियों ने चुनौती में भाग ले लिया, उसके बाद प्रिंसिपल रुद्रदेव अपनी जगह से उठे और बोले, तीसरा चरण भी पूर्ण हुआ, जजेज ने रिजल्ट तैयार कर लिया है। अभी आप सबके सामने टॉप 20 प्रतिभागियों के नाम स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे, उसके बाद पुरस्कार वितरण किया जाएगा।
प्रिंसिपल रुद्रदेव की बात सुनकर सभी प्रतिभागियों, दर्शक और जजेस की नज़र स्क्रीन पर चली गई। सभी स्क्रीन को देखने लगे। तभी सभी के नज़रों के सामने एक एक करके स्टूडेंट्स के नाम सामने आने लगे। जो भी प्रतिभागी अपना नाम देखता खुश हो जाता था। कुछ ही पल में केशव का नाम सामने आ गया, लेकिन उसके बाद भी कई नाम आए जिससे उसका रैंक नीचे जाने लगा। ऐसा लग रहा था रैंक 20 से प्रतिभागियों का नाम शो हो रहा था। इसका मतलब टॉप के प्रतिभागी का नाम सामने आने में समय लगेगा। सब स्क्रीन को देख ही रहे थे कि टॉप पर सबको सूर्या का नाम दिखा, जिसे देखकर ब्रह्मशक्ति एकेडमी के सभी प्रोफेसर और स्टूडेंट्स खुश हो गए और बातें करने। हम जानते थे कि सूर्या ही टॉप करेगा, वही कुछ लोग बातें कर रहे थे ऐसा कैसे हो सकता है। सबसे कम समय में तो आर्यन ने चुनौती को पूरा किया था, लेकिन उसका नाम भी नहीं है लिस्ट में। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। सभी बात कर ही रहे थे कि सूर्या का नाम दूसरे नंबर पर आ गया और टॉप पर जो नाम था वो था आर्यन सिंह राठौर। ये देखकर आर्यन के जानने वाले खुश हो गए। वही जो लोग सूर्या के टॉप होने की खुशी मना रहे थे उनके चेहरे पर उदासी छा गई। टॉप पर आर्यन का नाम देखकर सभी प्रतिभागी उसे बधाई देने लगे। कई सालों बाद दिव्यकृति एकेडमी से किसी ने टॉप किया था। ये देखकर प्रिंसिपल सिंह के आंखों में अंशु आ गए। केशव का रैंक भी अच्छा ही था, वो 13वें रैंक पर था, जिसे देखकर प्रिंसिपल सिंह की खुशी दुगनी हो गई, क्योंकि इस बार उनके 2 स्टूडेंट्स ने टॉप 15 में अपनी जगह बनाई थी, जिससे उनके एकेडमी के रैंकिंग पर फर्क पड़ेगा। जब सभी प्रतिभागी ने अपना अपना रिजल्ट देख लिया, उसके बाद प्रिंसिपल रुद्रदेव फिर से सामने आए और बोले अब भारी है पुरस्कार की। टॉप 20 के हर प्रतिभागी को कुछ न कुछ पुरस्कार मिलेंगे और ये पुरस्कार आप सबको मिलेंगे हमारे जजेस के हाथों से। तो सबसे पहले स्टेज पर आएंगे टॉप श्री यानी आर्यन, सूर्य प्रताप और तेजा। जाओ जल्दी से स्टेज पर। अपना नाम सुनते ही तीनों दर्शकों के शोर से बीच स्टेज पर पहुंच गया। स्टेज पर पहुंचने के बाद तीनों एक लाइन में खड़ा हो गया, जिसमें आर्यन बीच में खड़ा था। आर्यन के दाएं ओर सूर्या और बाएं ओर तेज खड़ा था। तीनों प्रतिभागी के स्टेज पर आने के बाद प्रिंसिपल रुद्रदेव उनके पास आए और बोले रैंक श्री के प्रतिभागी का पुरस्कार है 2000 कॉइन और एक रैंक 6 की तलवार के साथ एक मेडल, जो इसे देंगे मिस्टर उपाध्याय, जो हमारे प्रतियोगिता के एक जज है। प्रिंसिपल रुद्रदेव ने जैसे ही ये घोषणा किया, 3 लड़कियां 3 था ली लेकर सामने आई जो कपड़े से ढका हुआ था। उसके बाद मिस्टर उपाध्याय सामने आए। मिस्टर उपाध्याय दिखने में ज्यादा उम्र के नहीं लग रहे थे, उनकी उम्र 60 से 70 साल के बीच होगी। वो अर्धब्रह्मांड मंडल के 9वें स्तर के योद्धा थे। वो सामने आए और पहले तेज को मेडल पहनाया और उसके बाद था ली से उठाकर एक तलवार थी, फिर एक कार्ड दिया जिसमें 2000 कॉइन थे। तेज को इनाम मिलने के बाद बारी थी सूर्या की, जिसे मिला एक मेडल के साथ एक रैंक 7 की तलवार और 5000 कॉइन, जो उसे दिया प्रतियोगिता के दूसरे जज मिस्टर आचार्य ने। सूर्या को इनाम मिलने के बाद बारी थी आर्यन की। जैसे ही आर्यन की बारी आई, सभी उत्साहित होकर देखने लगे कि आर्यन को क्या मिलता है। सभी के उत्साह के बीच प्रिंसिपल रुद्रदेव ने बोलना शुरू किया, अब बारी है इस प्रतियोगिता के विजेता के पुरस्कार पाने की, जो है एक रैंक 8 की तलवार और 10,000 कॉइन के साथ मेडल, जो इसे देंगे इस प्रतियोगिता के मेन जज मिस्टर कुलदीप। ये घोषणा होने ही 3 लड़कियां फिर आई, 3 था ली लेकर उनके आने के बाद मिस्टर कुलदीप सामने आए, जो दिखने में बूढ़े लेकिन शक्तिशाली लग रहे थे। आर्यन उन्हें देखकर समझ गया कि ये ब्रह्मांड मंडल के योद्धा है। सभी दर्शक मिस्टर कुलदीप के बारे में ही बातें कर रहे थे। एक व्यक्ति बोला, सुना है एक बार इन्होंने 3 रैंक 9 के तिलिस्मी जानवरों को अकेले हरा दिया था। ऐसी ही बातों के बीच मिस्टर कुलदीप आर्यन के सामने आए और पहले आर्यन को बधाई दिया। उसके बाद उसे मेडल पहनाया जो सोने का लग रहा था। उसके बाद उन्होंने था ली से तलवार उठाकर सम्मान पूर्वक आर्यन को दिया। उसके बाद आर्यन को एक कार्ड मिला जिसमें 10,000 कॉइन थी। आर्यन को जैसे ही पुरस्कार मिला, पूरा स्टेडियम तालियों की आवाज से गूंज उठा। आर्यन के जानने वालों के चेहरे से मुस्कान तो जा ही नहीं रही थी। आर्यन को पुरस्कार मिलने के बाद बारी बारी से सभी प्रतिभागी आते गए और पुरस्कार लेते गए। ये सिलसिला 1 घंटे चला। उसके बाद प्रिंसिपल रुद्रदेव ने प्रतियोगिता के खत्म होने की घोषणा की। जैसे ही प्रतियोगिता खत्म होने की घोषणा हुई, सभी स्टेडियम से बाहर निकल गए, लेकिन आर्यन के जानने वाले अभी भी स्टेडियम में थे। आर्यन के दोस्तों ने उसे कंधे पर उठा रखा था। विजय बोला, आर्यन तुमने दिव्यकृति एकेडमी के साथ साथ हम सबका नाम रोशन कर दिया था। आदर्श ने कहा, हमें तुम्हारे दोस्त होने पर गर्व है। विजय और आदर्श की बात सुनकर वैष्णवी बोली, ये सब तो ठीक है, पहले इसे नीचे उतारो, इससे कुछ पूछना है। मुझे क्या पूछना है? विजय बोला, पहले तुम इसे नीचे उतारो फिर बताती हूँ, वैष्णवी बोली। वैष्णवी की बात सुनकर उन सब ने आर्यन को नीचे उतार दिया और वैष्णवी को देखने लगे। आर्यन के घरवालों के साथ साथ प्रिंसिपल सिंह और प्रोफेसर माया सभी वैष्णवी के बोलने का इंतजार करने लगे। तभी वैष्णवी बोली, आर्यन तुम्हें ये आग की शक्ति कब मिली और ये हमें मालूम क्यों नहीं है? वैष्णवी की बात सुनकर आर्यन के सभी दोस्त सहमत हुए और एक साथ आर्यन से बोले, हाँ बोलो आर्यन, तुम्हें ये शक्ति कब मिली है? सबकी बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और सबको शांत करते हुए बोला, पहले शांत हो जाओ, देखो सबसे पहले मुझे आग की ही शक्ति मिली थी, वो भी 5 महीने पहले, तुम सबको याद नहीं है?
क्या जब मैं लकी से लड़ा था मार्केट में तब मैंने इसी अग्नि शक्ति का प्रयोग तो किया था। आर्यन की बात सुनकर लकी बोला वो तो मंत्र शक्ति थी, लेकिन आज तुमने जिस शक्ति का प्रयोग किया था वो मंत्र शक्ति नहीं थी, मैंने तुम्हें देखा था मंत्र पढ़ते हुए। लकी की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और बोला वो मैंने दिखावा किया था, कोई मंत्र नहीं पढ़ा था। आर्यन की बात सुनकर लकी कुछ सोचते हुए बोला लेकिन आर्यन तुम्हें तो युद्ध देवता की तलवार उस फाइट के बाद मिली थी, फिर आपकी शक्ति तुम्हें कैसे मिली? लकी की बात सुनकर सभी सवालिया नजरों के साथ आर्यन को देखने लगे। ये देखकर आर्यन बोला तुम लोगों को क्या लगता है मुझे ये शक्तियां तलवार के कारण मिल रही है? आर्यन की बात सुनकर आर्यन के दादाजी जो अब तक चुप थे वो बोले तो आर्यन तुम्हें ये सब शक्तियां कैसे मिली है? अपने दादाजी की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और बोला दैवीय दिल के कारण मुझे ये सब शक्तियां मिल रही है। दैवीय दिल सुनकर सभी शौक हो गए लेकिन तुरंत होश में भी आ गए। होश में आते हुए प्रिंसिपल सिंह बोले आर्यन तुम उसी दिल की बातें कर रहे हो जिसका जिक्र पौराणिक किताबों में है? जी सर, आर्यन ने कहा। आर्यन को सहमत होते देखकर प्रिंसिपल सिर आश्चर्य में आर्यन को देखने लगे। तभी अखिल बोला सर आप इस दैवीय दिल के बारे में जानते हैं? हाँ मैं जानता हूँ, मैंने एक किताब में पढ़ा था कि हजारों सालों में किसी एक योद्धा को ये दिल मिलता है। हमारी इस दुनिया में आज से 10,000 साल पहले एक योद्धा हुआ था जिसके पास दैवीय दिल था। जिस किसी के पास दैवीय दिल होता है उसका देवता बनना पक्का होता है, उस पर स्वर्ग के देवताओं की कृपा होती है, प्रिंसिपल सिंह ने कहा। प्रिंसिपल सिंह की बात सुनकर सभी आश्चर्य में आर्यन को देखने लगे। सभी को लगता था कि आर्यन पर सिर्फ युद्ध देवता की कृपा है, लेकिन उन्हें आज पता चला कि आर्यन पर स्वर्ग की कृपा है जिससे इसका देवता बनना पक्का है। जब आर्यन ने महसूस किया कि नजरों में उसके लिए देवतुल्य भावना आ गई है तो आर्यन बोला ऐसे मत देखिए मुझे आप सब, अगर मैं देवता बन भी गया तब भी आप सबका आर्यन ही रहूंगा। आर्यन की बात सुनकर आर्यन माँ बोली सही बोल रहा है, मेरा आर्यन चाहे ये कितना भी शक्तिशाली हो जाए मेरा बेटा ही रहेगा, चाहे ये देवता ही क्यों ना बन जाए। आर्यन की माँ के बोलने के बाद उसके दादाजी बोले सही बोल रही हो तुम, ये कितना भी शक्तिशाली हो जाए रहेगा हमारे लिए बच्चा ही। प्रिंसिपल सिंह आर्यन की मां की ओर देखते हुए बोले मिसेस राठौर आप बहुत भाग्यशाली है कि आपने आर्यन जैसे दिव्य योद्धा को जन्म दिया है। प्रिंसिपल सिंह की बात सुनकर आर्यन की मां थोड़ी उदास हो गई लेकिन तुरंत खुद को संभाल लिया और मुस्कुराते हुए बोली आप सच कह रहे हैं प्रिंसिपल सिंह, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आर्यन को अपनी गोद में खिलाने का मौका मिला। मिसेस राठौर की उदासी और इन बातों को कोई नहीं समझा, लेकिन आर्यन, उसके डैड, दादाजी और अखिल समझ गया कि मिसेस राठौर क्या कहना चाहती है, लेकिन वो वहां कुछ नहीं बोले। अपनी मां की उदासी देखकर आर्यन सबसे बोला अब बहुत हो गई बात, हमें चलना चाहिए, हमें एकेडमी भी पहुंचना है, भूल गए देर हो रही है, चलो। आर्यन की बात सुनकर प्रिंसिपल सर बोले हाँ चलो देर हो रही है, वही जाकर पार्टी करेंगे। एक वही दूसरी ओर हर जगह आर्यन के नाम की गूंज थी। राठौर परिवार का रुतबा और बढ़ गया था, सभी के जुबान पर आर्यन का ही नाम था। वही जो परिवार आर्यन के दुश्मन परिवार से थे वो सब उदास और गुस्से में थे, वो किसी भी तरह से आर्यन को मार देना चाहते थे ताकि राठौर परिवार की ताकत नहीं बढ़ पाए। वही जो लोग दोस्त थे वो बहुत खुश थे। दिव्यकृति एकेडमी में पार्टी का माहौल था, सभी स्टूडेंट्स और प्रोफेसर आर्यन के स्वागत की तैयारी में लगे थे ताकि आर्यन के स्वागत में कोई कमी न रह जाए। लेकिन यहाँ भी कुछ लोग थे जो आर्यन की जीत से खुश नहीं थे, वो थे कबीर और उसका गैंग। वो सब उदास थे लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। आर्यन के घर पर भी जश्न का माहौल था, उसके चाचा चाची, बुआ और बाकी रिश्तेदार पार्टी की तैयारी में लगे हुए थे। आर्यन की जीत ने उनका रुतबा शहर में बढ़ा दिया था, सब बहुत खुश थे। एक समय जो लड़का शहर का सबसे कमजोर लड़का था वो आज सबसे शक्तिशाली बन गया था, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। दूसरी ओर जैसे ही आर्यन दिव्यकृति एकेडमी में पहुंचा, उसने देखा कि सभी स्टूडेंट्स और प्रोफेसर टेलीपोर्टेशन डिवाइस के बाहर खड़ा होकर उन सब का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही आर्यन डिवाइस से बाहर आया, कुछ सीनियर स्टूडेंट्स ने आर्यन और केशव को अपने कंधे पर उठा लिया और उसके नाम का जयकारा लगाने लगे। पूरा एकेडमी आर्यन और केशव के नाम से गूंज रहा था। आज एकेडमी का माहौल ही अलग था, और हो भी क्यों ना, आज कई सालों बाद दिव्यकृति एकेडमी के स्टूडेंट ने सर्वश्रेष्ठ योद्धा प्रतियोगिता में टॉप किया था। क्या दिव्यकृति एकेडमी की ये खुशी ज्यादा समय तक चल पाएगी या आने वाला है कोई मुसीबत? एपिसोड 93। प्रतियोगिता खत्म हुए 2 दिन हो गए। ये 2 दिन एकेडमी में खुशियों का माहौल रहा। आर्यन भी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने में बिजी रहा। आर्यन ने इन 2 दिनों में एक बार भी आयामी दुनिया में कदम नहीं रखा था। आर्यन और उसके दोस्त रूम में बैठे बात कर रहे थे, तभी आर्यन बोला मैं गुरुजी के पास जा रहा हूँ, पिछले कई दिनों से मैं उनके पास नहीं गया हूँ, क्या तुम सबको आयामी दुनिया में जाना है? आर्यन की बात सुनकर विजय बोला ठीक है, दरवाजा खोला, चलते हैं आयामी दुनिया में। बाकी सबको सहमत होते देखकर आर्यन ने अपनी अंगूठी सहलाई, जिससे एक आयामी द्वार खुल गया और सभी अंदर चले गए। जब सभी हवेली के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि ब्लैकी हॉल में बैठा हुआ है। ब्लैकी को देखकर आर्यन खुशी से बोला कैसे हो ब्लैकी?
जब ब्लैकी ने आर्यन की आवाज़ सुनी तो वो दरवाजे की ओर देखा जहां आर्यन और उसके दोस्त खड़े थे। उन्हें देखकर ब्लैकी बोला, तो तुम सब आ गए, मुझे तो लगा था तुम सब मुझे भूल ही गए। ये सब बोलते वक्त ब्लैकी अजीब मुंह बना रहा था, जिसे देखकर सब हंसने लगे और हंसते हुए आर्यन बोला, हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं। सभी को देखते हुए ब्लैकी उदास मन से बोला, मैं यहाँ अकेले बोर हो गया था। ऐसा लग रहा था कि मैं पहले की तरह अकेला ही रह जाऊंगा। ब्लैकी को उदास होते देखकर आदर्श बोला, आर्यन हमें ब्लैकी के लिए एक साथी ढूंढना चाहिए जो इसके साथ इस दुनिया में रहे, जिससे ब्लैकी बोर ना हो। आदर्श की बात सुनकर आर्यन बोला, सही बोल रहे हो तुम, हमें एक साथी ब्लैकी के लिए ढूंढना चाहिए। आर्यन और आदर्श की बात सुनकर ब्लैकी बोला, किस साथी की बात कर रहे हो तुम दोनों? एक प्रेमिका की बात कर रहे हैं हम। आदर्श हंसते हुए बोला, प्रेमिका? हमें कोई प्रेमिका नहीं चाहिए, ब्लैकी हड़बड़ाते हुए बोला। ब्लैकी को हड़बड़ाते देखकर सभी हंसने लगे। हंसते हुए आर्यन बोला, अच्छा तुम सब बातें करो, मैं गुरुजी से मिलकर आता हूँ। इतना बोलकर आर्यन ने अपनी कलाई सहलाई, जिससे एक दरवाजा खुला और आर्यन अंदर चला गया। अंदर जाते ही आर्यन सीधे गुरुजी के पास पहुंच गया। आर्यन को देखकर गुरुजी बोले, बहुत दिनों बाद आया आर्यन। जी गुरुजी, वो प्रतियोगिता में बिजी था इसलिए नहीं आ पाया, वैसे मैंने प्रतियोगिता में टॉप किया है, आर्यन खुशी से बोला। आर्यन से टॉप करने के बाद सुनकर गुरुजी खुशी से बोले, मैं जानता था तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा क्योंकि तुम सर्वोत्तम हो। धन्यवाद गुरुजी, आर्यन सिर झुकते हुए बोला। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है आर्यन, अब तुम सिर्फ अपनी शक्ति बढ़ाने पर ध्यान दो, जाओ जाकर ध्यान करो क्योंकि अब वो शैतान कभी भी आज़ाद हो सकता है, गुरुजी ने कहा। गुरुजी की बात सुनकर आर्यन बोला, ठीक है गुरुजी, लेकिन गुरुजी अब मुझे लगता है गुफा ध्यान करने के लिए सही नहीं होगा, क्या कोई और जगह है जहां से मैं ध्यान कर सकूं और तत्वों की शक्ति प्राप्त कर सकूं? आर्यन की बात सुनकर गुरुजी ने कुछ सोचा और उसके बाद बोले, एक जगह है, चलो दिखता हूँ। इतना बोलकर गुरुजी एक दिशा में चल दिए। ये देखकर आर्यन उनके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद आर्यन को पानी के गिरने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर आर्यन बोला, गुरुजी यहाँ कोई झरना है क्या? हाँ यहाँ एक झरना है जिसके नीचे तुम ध्यान कर सकते हो, ये जल तत्व की शक्ति के लिए सही रहेगा, गुरुजी ने कहा। आर्यन और गुरुजी बात करते करते एक झरने के पास पहुंच गए। झरने को देखते हुए आर्यन बोला, लगता है इसका पानी ठंडा है, तभी तो आसपास ठंड का माहौल है। सही कहा तुमने, इस झरने का पानी हमेशा ठंडा रहता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना आर्यन, जब तक तुम जल तत्व की शक्ति प्राप्त नहीं कर लेते तुम बाहर नहीं आ सकते हो, गुरुजी ने कहा। गुरुजी की बात सुनकर आर्यन बोला, जानता हूँ गुरुजी, एक बार मैं ध्यान में चला गया तो जल्दी वापस नहीं आऊंगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरे दोस्त मेरे दूसरे आयामी दुनिया में है उन्हें बता दूं ताकि वो आयामी दुनिया से निकल जाए, न जाने मुझे कितना समय लगेगा। ठीक है जो बता दो, क्योंकि एक बार गए तो बाहरी दुनिया के समय अनुसार कम से कम 10 दिन लगेंगे तुम्हें जल तत्व के शक्ति प्राप्त करने में, और आयामी दुनिया के अनुसार 2 से 3 साल, इसलिए जाओ बता दो ताकि चिंता न करे, गुरुजी ने कहा। गुरुजी से अनुमति लेकर आर्यन ने अपने अंगूठी को सहलाया, जिससे वही आयामी द्वार खुल गया और आर्यन उसके अंदर चला गया जहां उसके दोस्त ब्लैकी से बातें कर रहे थे। आर्यन को सबसे पहले आया हुआ आदर्श ने देखा और देखते ही आदर्श बोला, क्या बात है आर्यन, तुम आज बहुत जल्दी आ गए। आदर्श की बात सुनकर सब ने आर्यन की ओर देखा। सबकी अपनी ओर देखते देखकर आर्यन बोला, मैं तुम सबको कुछ बताने आया हूँ। क्या बताने आए हो? विजय ने बोला। विजय के पूछने पर आर्यन ने सब कुछ बता दिया अपने दोस्तों को। आर्यन की बात सुनकर विजय बोला, ठीक है हम वास्तविक दुनिया में जाते हैं, पता नहीं तुम कब आओगे, हमें क्लास भी करना है। विजय की बात से सब सहमत हो गए, लेकिन कोई उदास था और वो था ब्लैकी। ब्लैकी को उदास देखकर आर्यन बोला, क्या हुआ ब्लैकी, तुम उदास क्यों हो? अयान के पूछने पर ब्लैकी बोला, कितने बाद तुम सब यहाँ आए हो और फिर से जा रहे हो, मैं तो फिर से बोर होने वाला हूँ। ब्लैकी की बात सुनकर आर्यन थोड़ा उदास हुआ और कुछ सोचने लगा। कुछ सोचने के बाद आर्यन बोला, मैं गुरुजी से बात करता हूँ, अगर उन्होंने तुम्हें उनके पास लेने की अनुमति दे दी तो कैसा रहेगा? आर्यन की बात सुनकर ब्लैकी खुश होते हुए बोला, ये तो अच्छा होगा, जाओ बात करो, जल्दी आना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर आर्यन मन ही मन गुरुजी से बात करने लगा। कुछ पल बाद बात करने के बाद आर्यन ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली। आर्यन के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, जिसे देखकर ब्लैकी और यू के दोस्तों को लगा कि गुरुजी ने मना कर दिया है, जिससे वो सभी उदास हो गए। अपने दोस्तों को उदास होते देखकर आर्यन खुशी से बोला, गुरुजी ने अनुमति दे दी है, ब्लैकी मेरे साथ जाएगा, तुम सब अपने रूम में जाओ। इतना बोलकर आर्यन ने आयामी दरवाजा खोला, जिसके रास्ते उसके सभी दोस्त वास्तविक दुनिया में पहुंच गए। उसके बाद आर्यन ने दरवाजा बंद कर दिया और अपने कलाई को सहलाया, जिससे दूसरा दरवाजा खुला और आर्यन और ब्लैकी अंदर चले गए। दोनों सीधे झरने के पास पहुंचा जहां गुरुजी आर्यन का इंतजार कर रहे थे। आर्यन और उसके एक एक काले बिल्ले को देखकर गुरुजी बोले, ओ ये है तुम्हारा दोस्त ब्लैकी? जी गुरुजी, ये ब्लैकी है, और ब्लैकी ये मेरे गुरुजी है, आर्यन ने कहा। ब्लैकी ने गुरुजी का अभिवादन किया। गुरुजी ने सिर हिलाकर ब्लैकी के अभिवादन को स्वीकार किया और आर्यन से बोला, तुम अब ध्यान करो, मैं ब्लैकी को लेकर जाता हूँ।
इतना बोलकर गुरुजी ब्लैकी को लेकर वहां से चले जाएं। आर्यन वही खड़ा होकर उन्हें जाते हुए देखता रहा। जब गुरुजी और ब्लैकी दिखना बंद हो गए उसके बाद आर्यन झरने के नीचे जाने लगा। आर्यन सीधे वहां नहीं गया जहां पानी गिर रहे थे। आर्यन को पानी के धारों के बीच एक शक्तिशाली टीला मिल गया जो पानी के शक्तिशाली धार की वजह से भी नहीं हिल रहा था। आर्यन सीधे जाकर उस टीले पर बैठ गया और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन पानी की लहरें आर्यन को ध्यान करने नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था जल तत्व की शक्ति आर्यन की परीक्षा ले रही थी। आर्यन जब भी टीले पर बैठकर अपनी आंखें बंद करता पानी का एक झोंका आता और उसका ध्यान भंग कर देता। ये सिलसिला 2 दिनों तक चला, लेकिन आखिरकार आर्यन ने ध्यान लगाने में सफलता हासिल कर ही ली और आर्यन उस टीले पर बैठकर ध्यान में चला गया। आर्यन को ध्यान में गए आयामी दुनिया के 1 महीने हो गए थे। आर्यन अब भी ध्यान में था। उसके शरीर में तभी हलचल होती थी जब पानी का लहर उससे टकराता था, लेकिन वो लहर आर्यन का ध्यान भंग नहीं कर पाता था। ऐसा लग रहा था कि आर्यन को उसके आसपास क्या हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 1 महीने और बीत गए। आर्यन अब जो भी पानी की लहर आर्यन के पास आता वो उसके करीब आते ही अपना मार्ग बदल लेता था। आर्यन के शरीर से तेज सप्तरंगी प्रकाश निकल रहा था। आर्यन किसी तपस्वी की तरह बैठा हुआ था। उसके चारों तरफ झरने का पानी अटखेलिया कर रही थी। आर्यन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। 5 महीने बीत गए। आर्यन अब भी ध्यान में था। तभी उसके आसपास के पानी में हलचल होने लगी और वो ऊपर उठकर आर्यन के चारों तरफ घूमने लगी, लेकिन आर्यन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आर्यन ध्यान में तभी पानी के नीचे कुछ हलचल होने लगी। ये हलचल कुछ देर चली और तभी पानी से एक छोटे अंडे के आकार का ऊर्जा गोला निकला जो पारदर्शी था। जो अंडे के आकार का गोला सीधे जाकर आर्यन के दोनों भौं के बीच समाहित हो गया। जैसे ही वो पारदर्शी गोला आर्यन के सिर में समाहित हुआ आर्यन का पूरा शरीर कांप उठा, लेकिन तुरंत शांत भी हो गया। उसके बाद आसपास के पानी ने आर्यन को घेरना शुरू कर दिया और कुछ ही पलों में आर्यन पूरी तरह पानी से ढका हुआ था। अगर कोई आर्यन को इस हालत में देख लेता तो उसे लगता कि कोई जलमानव जल से बाहर आ गया है। आर्यन 5 महीने और ध्यान में रहा, लेकिन उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी, लेकिन उसके शरीर के आसपास की ऊर्जा और ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी। आर्यन ध्यान में था। तभी आसमान में हलचल होने लगी। ये वैसी ही हलचल थी जैसी हलचल पिछले 2 तत्वों की शक्ति मिलते वक्त हुई थी। आसमान में हो रही हलचल को गुरुजी और ब्लैकी ने भी महसूस किया। दोनों साथ में बैठकर बात कर रहे थे। गुरुजी ब्लैकी से बोले, ब्लैकी आर्यन की साधना पूरी होने वाली है। आसमान की तरफ देखते हुए ब्लैकी बोला, ये तो कोई भयानक शक्ति लग रही है। क्या आर्यन इस शक्ति को संभाल पाएगा? आर्यन पर विश्वास रखो ब्लैकी, वो युद्ध देवता रुद्रा का पुनर्जन्म है। वो सब संभाल लेगा। गुरुजी बोले, क्या कहा आपने? आर्यन युद्ध देवता रुद्रा है, लेकिन मैंने तो सुना है कि आर्यन उनका वारिस है। ब्लैकी चौंकते हुए बोला। ब्लैकी की बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, आर्यन कोई वारिस नहीं है, वो खुद युद्ध देवता रुद्रा है, तभी तो इतना शक्तिशाली है। दोनों बात कर ही रहे थे कि गुरुजी को कुछ महसूस हुआ और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ पल में अपनी आंखें खोल ली और ब्लैकी से बोले, ब्लैकी जब आर्यन ध्यान से बाहर आ जाए तो उसे बताना कि शैतान आज़ाद हो गया है। जल्दी एकेडमी पहुंचे। ठीक है, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? ब्लैकी चिंतित स्वर में बोला, मैं एकेडमी जा रहा हूँ, त्रियम को जल्दी आने के लिए बोलना भूलना मत। गुरुजी इतना बोलकर वहां से गायब हो गए और ब्लैकी देखता रह गया। वही आर्यन इन सब से अनजान ध्यान में बैठा हुआ है और उसके सिर के ऊपर आसमान में अब भी हलचल चल ही रही थी। वही दूसरी ओर एकेडमी में अचानक खंडहर में एक विस्फोट हुआ जिसे पूरा खंडहर बर्बाद हो गया। इस विस्फोट की गूंज पूरे एकेडमी में फैल गई। जिसने भी सुना वो डर गया। विस्फोट की आवाज सुनकर एक प्रोफेसर बोले, क्या किसी ने फिर से हम पर हमला कर दिया है? तभी एक लड़का उनके पास आया और बोला, सर किसी ने हमला नहीं किया, वो खंडहर जहां हम लोगों को जाने की अनुमति नहीं है वहां विस्फोट हुआ है। क्या आर्यन उस शैतान को समय पर रोक पाएगा या वो शैतान कर देगा पूरे एकेडमी को तबाह? एपिसोड 94। कुछ ही देर में धमाके की खबर प्रिंसिपल सिंह के पास पहुंच गई। खबर मिलते ही प्रिंसिपल सिंह अपने ऑफिस से निकलते हुए एक चपरासी से बोले, सभी प्रिंसिपल को खंडहर के पास पहुंचने के लिए बोलो और सभी पहले और दूसरे साल के स्टूडेंट्स को खंडहर से दूर रहने के लिए बोलो। इतना बोलकर प्रिंसिपल सर खंडहर की ओर चल पड़े। कुछ ही देर में प्रिंसिपल सर और बाकी प्रोफेसर खंडहर के पास पहुंच जाते हैं। सभी कम शक्तिशाली स्टूडेंट्स को खंडहर से दूर रहने के लिए बोल दिया जाता है। सभी प्रोफेसर और प्रिंसिपल सर खंडहर की ओर देख रहे थे। उन्हें खंडहर के अंदर एक शक्तिशाली ऊर्जा महसूस हो रही थी। वो शक्ति बहुत भयानक थी जिसे महसूस करके सभी प्रोफेसर एक दूसरे को देखने लगे। प्रोफेसर माया प्रिंसिपल सर को देखते हुए बोली, प्रिंसिपल सर ये कैसी शक्ति है जो इतनी भयानक है? क्या वो अफवाह सच है कि इसमें एक शैतान कैद है? क्या वो आज़ाद हो गया है? प्रोफेसर माया की बात सुनकर प्रिंसिपल सर बोले, वो कोई अफवाह नहीं था, सच था। इसकी शक्ति बहुत भयानक थी। दिव्यकृति एकेडमी के संस्थापक भी इसे मार नहीं पाए थे, इसलिए उन्होंने कैद कर लिया इस शैतान को। सभी आपस में बात कर ही रहे थे कि उन्हें खंडहर के मलबे के अंदर से एक परछाई बाहर आती हुई दिखाई देती है जिसे देखकर सभी कुछ पल के लिए डर जाते हैं।
खंडहर से बाहर निकलते ही वो मानवनुमा आकृति हवा में उड़ जाती है। वो मानवनुमा आकृति हवा में खड़ा होकर अपनी खून भरी आंखों से दिव्यकृति एकेडमी के प्रिंसिपल और सभी प्रोफेसर के साथ सभी स्टूडेंट्स को देख रहा था। उस मानवनुमा आकृति के बड़े बड़े बाल और दाढ़ी थी, उसके आंखों में हत्या की भावना थी, उसके पूरे शरीर पर मिट्टी थी, उसकी बड़ी बड़ी नाखून थे, देखने में बिल्कुल किसी शैतान की तरह लग रहा था। सभी को देखते हुए वो शैतान अचानक हंसने लगा और अपनी भारी आवाज में बोला, मैं आज़ाद हो गया, अब मैं इस दिव्यकृति एकेडमी को खत्म कर दूंगा। इस बार वो दिव्यांश और उसके साथी भी आ जाए तो भी इन्हें बचा नहीं पाएगा। उस शैतान की हंसी सुनकर सभी स्टूडेंट्स के साथ साथ सभी प्रोफेसर डर गए थे। प्रिंसिपल सर भी उस शैतान की शक्ति को महसूस करके उनका शरीर कांप उठे। उन्हें विश्वास हो गया कि वो इस शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे। प्रिंसिपल सर उस शैतान को देखते हुए बोले, ये शैतान तो अर्धदेव मंडल का योद्धा है, इसका सामना कोई नहीं कर पाएगा। प्रिंसिपल सर ये सब सोच ही रहे थे कि उस शैतान ने अपने हाथ में ऊर्जा इकट्ठा किया और एकेडमी के एक बिल्डिंग पर हमला कर दिया, जिससे वो बिल्डिंग धूल में मिल गई। वो तो शुक्र था कि कोई स्टूडेंट उस बिल्डिंग में नहीं था। जब प्रिंसिपल सर ने देखा कि शैतान हमला करने लगा है तो चिल्लाते हुए बोले, सब एक साथ हमला करो इस शैतान पर। प्रिंसिपल सर की बात सुनकर जो भी योद्धा सप्तऋषि मंडल के ऊपर के योद्धा थे वो हवा में उड़ गए और जो उसके नीचे के योद्धा थे वो नीचे से ही उस शैतान पर हमला करने लगे। लेकिन इतने सारे हमले होने के बाद भी उस शैतान पर कोई असर नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि ये सब हमले उसके लिए फूल के हमले साबित हो रहे थे। ले वो शैतान जो भी हमला करता उससे कोई न कोई घायल हो ही जाता। उसके सारे हमले बहुत भयानक थे, कोई भी हमला उस शैतान के हमले का सामना नहीं कर पा रहा था। उस शैतान के हमले से कई योद्धा बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिसे उपचार के लिए डॉक्टर के पास ले जाया गया था। उस शैतान का हमला रुक ही रहा था, तभी आसमान में दरार पड़ने लगी, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स के साथ साथ प्रोफेसर और प्रिंसिपल सर भी चौंक गए और आसमान की ओर देखने लगे। सभी आसमान की ओर ही देख रहे थे, तभी उन्हें एक भारी आवाज सुनाई दी, आ गए तुम सब। मुझे मालूम था कि अपनी एकेडमी को बचाने तुम चारों जरूर आओगे, लेकिन आज तुम चारों यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। ये आवाज उस शैतान की थी। उस आवाज के बीच चार मानवनुमा आकृति उस दरार से बाहर आई, जिसमें एक बूढ़ी औरत थी और चार बूढ़े आदमी थे। लेकिन इन चारों की शक्ति बहुत भयानक थी। ये चारों थे दिव्यकृति एकेडमी के संस्थापक दिव्यांश, भैरवी, वीर और वेद। उन्हें देखते ही प्रिंसिपल सर ने उन्हें पहचान लिया और अपना सिर झुकाकर उन चारों को प्रणाम किया। प्रिंसिपल सर को ये करते देखकर सभी प्रोफेसर और स्टूडेंट्स ने भी उन्हें प्रणाम किया। कुछ देर गौर से देखने के बाद प्रोफेसर और स्टूडेंट्स ने भी उन्हें पहचान लिया। उन चारों को पहचानते ही सभी के बीच बातें शुरू हो गई, ये तो हमारे एकेडमी के संस्थापक है जिनकी मूर्ति लगी हुई है, ये चारों कितने शक्तिशाली है। सभी बात ही कर रहे थे कि उन तीन आदमियों में से एक बोले, जो आर्यन के गुरुजी दिव्यांश थे। उन्होंने प्रिंसिपल सर से कहा, प्रिंसिपल तुम सभी की रक्षा करो और स्टूडेंट्स को कुछ दूर लेकर चले जाओ, हम इसे रोक कर रखते हैं उसके आने तक। गुरुजी की बात सुनकर प्रिंसिपल सर के साथ साथ सबके मन में एक सवाल उठा, किसके आने तक इसे रोक के रखना है। लेकिन प्रिंसिपल सर ने कुछ पूछा नहीं और सभी प्रोफेसर के साथ स्टूडेंट्स के पास पहुंचकर उन्हें दूर ले गए। वो सब दूर से ही फाइट देखने का इंतजार करने लगे। उन सभी के जाने के बाद एकेडमी के एक संस्थापक भैरवी बोली, किसका इंतजार करना है, हमें दिव्यांश। गुरु दिव्यांश के बाकी दो साथियों के मन में भी यही सवाल चल रहे थे। अभी युद्ध रुका हुआ था, उस शैतान के मन में भी यही सवाल चल रहा था कि कौन आने वाला है। सबको खुद की ओर देखते हुए देखकर गुरुजी बोले, तुम्हें पता है ना, हमारे गुरुजी ने बताया था कि उस शैतान का अंत केवल उस विशेष निशान वाला योद्धा ही कर सकता है। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। गुरु दिव्यांश की बात सुनकर वीर बोले, क्या वो तुम्हें मिल गया है? हाँ, वो अभी एक विशेष शक्ति प्राप्त करने के लिए साधना कर रहा है, जैसे ही उसकी साधना पूरी होगी वो आ जाएगा, गुरु दिव्यांश बोले। गुरु दिव्यांश की बात सुनकर उनके बाकी तीनों साथी खुश हो गए। वही शैतान ने भी उन चारों की बात सुन ली और वो खुद से बोला, कोई विशेष योद्धा आने वाला है, लेकिन वो इस वक्त साधना में है, उसके आने से पहले मैं इन चारों को खत्म कर दूंगा। इतना सोचकर वो शैतान अपना हमला तैयार करने लगा, जिसे एकेडमी के संस्थापकों ने देख लिया। दूसरी ओर आयामी दुनिया में आर्यन ध्यान में बैठा हुआ था। तभी हमेशा की तरह आसमान से एक भयानक पारदर्शी ऊर्जा आर्यन पर गिरने लगी, जिससे आर्यन का पूरा शरीर कांप उठा। उस ऊर्जा के भयानक चोट की वजह से आर्यन के शरीर से खून निकलने लगे। चोट इतने ज्यादा लग रहे थे कि हीलिंग शक्ति भी ठीक से काम नहीं कर रही थी। आर्यन पर ऊर्जा की बारिश होने का सिलसिला करीब आधे घंटे तक चला। उसके बाद धीरे धीरे ऊर्जा की बारिश रुक गई। आर्यन का शरीर भी शांत हो गया। हीलिंग शक्ति के कारण आर्यन का शरीर धीरे धीरे ठीक हो गया। सभी कुछ शांत होने के बाद आर्यन के अपनी आंखें धीरे धीरे खोली। उसके आंखों में सप्तरंगी तेज चमक थी, जो धीरे धीरे शांत हो गई। अपनी शक्तियों को महसूस करके आर्यन बोला, मैं अब नक्षत्र मंडल के चौथे स्तर का योद्धा बन गया हूँ, साथ में दैवीय दिल के चौथे स्तर पर पहुंच गया हूँ। साथ में मुझे 2 और शक्ति मिली है, दिव्य पंख और एक और क्लोन, और साथ में मेरी सभी शक्तियों का स्तर भी बढ़
गया है। एक साथ इतना कुछ मिलने के कारण आर्यन बहुत खुश था। वो उठा और गुरुजी से मिलने पहुंचा। गुरुजी के कुटिया के पास पहुंचकर आर्यन ने देखा कि वहां सिर्फ ब्लैकी है। आर्यन कुछ बोलता इससे पहले ब्लैकी ने आर्यन को गुरुजी का संदेश सुना दिया, जिसे सुनकर आर्यन थोड़ा चिंतित हो गया और चिंतित स्वर में बोला, चलो ब्लैकी चलते हैं, युद्ध का समय आ गया है। इतना बोलकर आर्यन ने आयामी दरवाजा खोला और ब्लैकी के साथ अंदर चला गया। आर्यन अपने दूसरे आयामी दुनिया में पहुंच गया। वहां जाकर उसने अपना दूसरा आयामी दरवाजा खोला और सीधे ब्लैकी के साथ हॉस्टल के रूम में पहुंच गया। वहीं दूसरी ओर खंडहर के पास बहुत ही भयानक युद्ध चल रहा था। वो शैतान अकेला होते हुए भी गुरु दिव्यांश और उनके साथियों का बखूबी से सामना कर रहा था। वेद बोले, ये शैतान अर्धदेव मंडल का योद्धा कैसे बन गया? हमने जब इसे कैद किया था उस वक्त इसकी शक्ति बढ़नी रुक गई थी। वेद की बात सुनकर गुरु दिव्यांश बोले, लगता है हमने जी शक्ति से इसे कैद किया था। उस शक्ति के कमजोर होने का फायदा उठाकर इसने साधना शुरू कर दिया था। अर्धदेव और ब्रह्मांड मंडल के 9वें स्तर के बीच बहुत अंतर होता है। अगर ये चारों योद्धा साथ नहीं होते तो कब के मारे जाते। वो तो ये चारों साथ है, इसलिए उस शैतान की शक्तियों का सामना कर पा रहे हैं। गुरु दिव्यांश के साथ साथ उनके साथी भी बहुत ज्यादा घायल हो गए थे। गुरु दिव्यांश और उनके साथियों को ज्यादा घायल होते देखकर वो शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, अब चारों का अंत करूंगा मैं, उसके बाद तुम्हारी इस एकेडमी का, लेकिन सबसे पहले इस दिव्यांश का अंत करूंगा। इतना बोलकर उस शैतान के एक मंत्र पढ़ना शुरू किया, जिससे उसके हाथों में एक भयानक काली ऊर्जा एकत्रित होने लगी। ये देखकर गुरु दिव्यांश और उनके साथी चिंतित हो गए और अपना हमला तैयार करने लगे। कुछ ही पल में सभी का हमला तैयार हो गया। हमला तैयार होते ही शैतान ने अपनी काली ऊर्जा से युक्त शक्ति को गुरु दिव्यांश की तरफ छोड़ दिया, जिसे देखकर उन चारों ने भी अपनी अपनी शक्ति उस काली ऊर्जा की तरफ छोड़ दिया। कुछ पल में पांचों शक्ति टकरा गई और एक भयानक विस्फोट हुआ और ऊर्जा की लहर चारों तरफ फैल गई, जिसके प्रभाव से एकेडमी की कई इमारतें मलबे में बदल गई। तभी सभी ने देखा कि उस ऊर्जा की लहर के बीच से एक काली ऊर्जा शक्ति आगे बढ़ते हुए गुरु दिव्यांश की ओर बढ़ रही है। ये शैतान की शक्ति थी जो पहले से कमजोर हो गई थी, लेकिन अब भी किसी के भी मृत्यु का कारण बन सकती थी। उस काली ऊर्जा शक्ति को देखकर गुरु दिव्यांश और उनके सभी साथी एक हमला तैयार करने लगे। तभी एक विस्फोट के साथ वो काली ऊर्जा नष्ट हो गई, जिसे देखकर सब शॉक हो गए। वही गुरु दिव्यांश मुस्कुराने लगे। अपने हमले को नष्ट होते देखकर शैतान गुस्से में बोला, किसकी हिम्मत हुई मेरे हमले को नष्ट करने की? कौन है वो? सामने आओ। उस शैतान की बात खत्म होते ही एक आवाज युद्ध भूमि में गूंजी, मैंने किया है तुम्हारे हमले को नष्ट। तुमने मेरे गुरुजी पर हमला करके अपनी मृत्यु को बुलाया है। शैतान। जब सबने ये आवाज सुनी तो आवाज की दिशा में देखा, जहां उन्हें एक लड़का सप्तरंगी पंखों के साथ हवा में उड़ते हुए दिखाई दिया, जिसके कंधे पर एक काला बिल्ला बैठा हुआ था। वो था आर्यन। आर्यन को देखते ही गुरु दिव्यांश खुश हो गए। 4 लोगों को छोड़कर सभी ने आर्यन को पहचान लिया था। सभी हवा में उड़ते आर्यन को आश्चर्य में देख रहे थे। ये हवा में कैसे उड़ रहा है? हमारे एकेडमी के कुछ सीनियर भी हवा में नहीं उड़ पाते हैं, एक स्टूडेंट बोला। सभी के मन में यही सवाल चल रहा था, लेकिन प्रिंसिपल सर ये सोच रहे थे कि आर्यन ने किसे अपना गुरु कहा। ये इन चारों में से कोई एक आर्यन का गुरु है। वो शैतान भी आर्यन को देख रहा था। आर्यन के आते ही उसकी शैतानी शक्ति में हलचल होने लगी थी, जिसे उसने महसूस कर लिया था। एपिसोड 95। आर्यन के आने से अपने शक्तियों में हो रहे हलचल से वो शैतान समझ गया कि आर्यन कोई साधारण योद्धा नहीं है, ये दिव्य है। तभी उसके शैतानी शक्ति में हलचल हो रही है। वही आर्यन सभी के नजरों के सामने गुरु दिव्यांश के पास पहुंचा और हाथ जोड़ते हुए बोला, माफ कीजिए गुरुजी, आने में देर हो गई। आर्यन की बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है आर्यन, तुम सही वक्त पर आए हो। अब इस शैतान का अंत करो, लेकिन संभल कर, ये अर्धदेव मंडल का योद्धा बन गया है। आप चिंता मत कीजिए गुरुजी, आप सब आराम कीजिए। इस शैतान को आज पता चलेगा कि इसने किससे पंगा लिया। इतना बोलकर आर्यन शैतान की तरफ घूम गया और उसे देखने लगा। वही आज सभी को पता चल गया था कि गुरु दिव्यांश ही आर्यन के गुरु है। ये जानकर सब शौक में थे, किसी के पास भी कुछ बोलने का समय नहीं था, बस सब देख सकते थे। तभी प्रोफेसर माया बोली, प्रिंसिपल सर, ये आर्यन तो उस शैतान से लड़ने जा रहा है, क्या वो उसका सामना कर पाएगा? मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसके गुरुजी ने उसे ये अनुमति दी है, तो कुछ तो बात होगी आर्यन में जो हम नहीं जानते हैं। प्रिंसिपल सिंह बोले। यही सवाल गुरुजी के बाकी साथी वेद, वीर और भैरवी के मन में भी चल रहा था। वीर ने गुरु दिव्यांश से कहा, दिव्यांश, तुमने इस लड़के को लड़ने के लिए कैसे जाने दिया? जिसका सामना हम नहीं कर पा रहे हैं, उसका सामना ये कैसे करेगा? अपने साथी वीर की बात सुनकर गुरु दिव्यांश बोले, ये वही योद्धा है जिसका जिक्र हमारे गुरुजी ने किया था। विशेष तात्विक निशान वाला ये जितना शक्तिशाली दिखता है, उससे अधिक शक्तिशाली है। तुम बस देखते जाओ।
गुरु दिव्यांश की बात सुनकर वेद, वीर और भैरवी आर्यन की ओर देखने लगे। वही आर्यन ने अपने तलवार सूर्यांश को निकाल लिया था। सूर्यांश से तेज सप्तरंगी चमक आ रही थी। आर्यन को तलवार निकलते देखकर वो शैतान मुस्कुराया और बोला, बच्चे, जिसका सामना तुम्हारा गुरु नहीं कर पाया उसका सामना तुम करोगे। लगता तुम्हारे गुरु को तुम्हारे प्राणों का मोह नहीं है। उस शैतान की बात सुनकर आर्यन अपने आंखों में हत्या की भावना लाते हुए बोला, तुम मेरे और मेरे गुरु की चिंता छोड़कर अपनी चिंता कर, क्योंकि आज तू मरने वाला है मेरे हाथों। आर्यन की बात सुनकर शैतान गुस्से में आ गया और एक मंत्र पढ़ने लगा, जिससे उसके हाथों में एक शक्तिशाली काली ऊर्जा इकट्ठा हो गई, जिसे देखकर आर्यन ने अपने तलवार सूर्याश की तरफ देखा, जिसमें से सप्तरंगी चमक निकल रही थी। जैसे ही शैतान का हमला पूरी तरह से तैयार हुआ, उसके अपने उस शक्तिशाली हमले को आर्यन की तरफ छोड़ दिया, जिसे देखकर आर्यन अपने तलवार की नोक को शैतान के हमले की तरफ कर दिया, जिससे एक सप्तरंगी ऊर्जा निकली और कुछ ही पलों में शैतान के हमले से टकरा गई, जिससे एक विस्फोट हुआ और चारों तरफ ऊर्जा की लहर फैल गई। शैतान का हमला नष्ट हो चुका था। अपने हमले को नष्ट होते देखकर शैतान का गुस्सा और भड़क गया। वही आर्यन के साथी स्टूडेंट्स उसे बड़े आश्चर्य में उसे देख रहे थे। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिसका सामना उनके एकेडमी के संस्थापक नहीं कर पाए, आर्यन के उसके हमले को नष्ट कर दिया। आज आर्यन कुछ अलग ही लग रहा था। उसके आंखों में सप्तरंगी चमक थी जो जा ही नहीं रही थी। अपने हमले को नष्ट होते देखकर शैतान गुस्से में बोला, बच्चे, मेरे एक हमले को नष्ट करके खुश मत हो, मेरे पास हमले की कोई कमी नहीं है। शैतान की बात सुनकर आर्यन बोला, तू क्या यहाँ बातें करने आया है? अगर तेरे पास हमले है तो हमले कर, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि तू तो आज यहाँ से जिंदा जाने वाला है। नहीं। आर्यन की बात सुनकर शैतान गुस्से में एक और शैतानी मंत्र पढ़ने लगा, जिससे आसमान में काले बादल छाने लगे। चारों तरफ अंधेरा छाने लगा था और उस बादल से ऊर्जा निकलकर शैतान के दोनों हाथों के बीच इकट्ठा होकर एक ऊर्जा गोले का रूप लेने लगी। जैसे जैसे बादल से निकलकर ऊर्जा गोले में समाहित हो रही थी, उस गोले की ऊर्जा और ज्यादा शक्तिशाली होने लगी थी। शैतान के हमले की शक्ति को देखकर एकेडमी के सभी स्टूडेंट्स के साथ साथ प्रिंसिपल सर और प्रोफेसर भी परेशान हो गए थे। कोई भी इस शैतानी हमले को पहचान नहीं पा रहा था। गुरु दिव्यांश भी कुछ पल के लिए परेशान हो गए थे। उनके साथी भी परेशानी में आर्यन को देखे जा रहे थे। दूसरी ओर आर्यन सभी की चिंता से बेखबर अपने तलवार को रखकर एक धनुष निकाला है। उस धनुष पर एक सुनहरी रोशनी वाले तीर का संधान किया और अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ने लगा, जिसके कारण आर्यन के तीर की चमक पहले से और तेज हो गई। कुछ ही पल में आर्यन के तीर से सप्तरंगी रोशनी निकलने लगी, जिसके काले बादल छटने लगे। कुछ ही समय में आधा आसमान काले बादलों से घिरा था। वही आधा आसमान से तेज सप्तरंगी रोशनी निकल रही थी। आर्यन के तीर की रोशनी से सभी कमजोर योद्धा अपनी आंखों से कुछ देख नहीं पा रहे थे। आर्यन के इस हमले को देखकर गुरु दिव्यांश के साथ साथ वीर, वेद और भैरवी भी आश्चर्य में पड़ गए। भैरवी गुरु दिव्यांश की ओर देखते हुए बोली, दिव्यांश, ये किस तरह का हमला? इसे देखने से लगता है ये कोई दैवीय हमला है, जिसका इस्तेमाल कोई देवता करता हो। इस वक्त तुम्हारे शिष्य को देखकर लग रहा है कि ये कोई देवता है। अपने साथी भैरवी की बात सुनकर गुरु दिव्यांश बोले, सही कहा तुमने भैरवी, मेरा ये शिष्य कोई साधारण योद्धा नहीं है। ये युद्ध देवता रुद्रा का पुनर्जन्म है, जिसे अपने पिछले जन्म का ज्ञान है। मेरे इस शिष्य का ज्ञान और अनुभव मुझसे भी अधिक है। गुरु दिव्यांश की बात सुनकर उनके साथियों के साथ साथ एकेडमी के सभी स्टूडेंट्स, प्रोफेसर और प्रिंसिपल सर आर्यन को देखने लगे। प्रिंसिपल सर आर्यन को देखते हुए बोले, जिसे हम युद्ध देवता का वारिस समझते रहे, वो खुद युद्ध देवता निकला। आर्यन के दोस्त और उसके भाई अखिल और रोनी भी आश्चर्य में आर्यन को देखे जा रहे थे। उन्हें तो विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसके साथ वो बचपन से रहे वो युद्ध देवता का पुनर्जन्म है। सभी आर्यन के बारे में बात कर ही रहे थे। इसी बीच आर्यन और उस शैतान का हमला पूरी तरह से तैयार हो गया। दोनों हमला करने के लिए तैयार थे। दोनों को तैयार देखकर गुरु दिव्यांश बोले, वेद और वीर, तुम दोनों बच्चों के पास जाओ और उनके चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना दो, क्योंकि ये हमला खतरनाक है। कुछ भी हो सकता इस हमले से है। गुरुजी दिव्यांश की बात सुनकर दोनों सहमत हुए और तेज गति में स्टूडेंट्स की तरफ निकल गए। वो वहां पहुंचे ही थे कि आर्यन और शैतान ने अपना अपना हमला छोड़ दिया, जो तेज गति में एक दूसरे की तरफ जाने लगा, जिसे देखकर एकेडमी के संस्थापक वेद और वीर ने कुछ मंत्र पढ़े, जिससे सभी के चारों तरफ ऊर्जा सुरक्षा घेरा तैयार हो गया। सुरक्षा घेरा तैयार हुआ ही था कि दोनों का हमला टकरा गया। दोनों के हमले के टकराते ही एक दिल दहलाने वाला विस्फोट हुआ और चारों तरफ काली और सप्तरंगी ऊर्जा फैल गई। ऐसा लग रहा था कि दोनों तरह की ऊर्जा एक दूसरे को नष्ट करने में लगी है। ऊर्जा, एक लहर आर्यन से, दूसरी लहर शैतान से, तीसरी लहर गुरु दिव्यांश और उनके साथ खड़ी भैरवी और चौथी लहर सुरक्षा घेरा से टकरा गई। बाकी लहरें आसपास के बिल्डिंग के टकरा गई, जिससे वो मलबे में बदल गए। वही जैसे ही ऊर्जा की लहर सुरक्षा घेरा से टकराए, एक विस्फोट हुआ, लेकिन सुरक्षा घेरा टूटा नहीं, बस उसमें दरार आ गई। वही आर्यन और वो शैतान ऊर्जा की लहर से टकराकर उड़ते हुए पीछे दूर जा गिरे। दोनों के मुंह से निकलने लगा, लेकिन आर्यन चरण स्वस्थ हो गया। वही शैतान अब भी घायल था।
आर्यन ने सब शैतान को घायल देखा तो उसने मौके के फायदा उठाने का सोचा और अपनी तलवार निकालकर तेजी में शैतान की तरफ बढ़ गया, लेकिन शैतान ने आर्यन को देख लिया और उसने भी जल्दी से अपना तलवार निकाल लिया और आर्यन से लड़ने के लिए तैयार हो गया। आर्यन ने पहुंचते ही उस शैतान पर हमला कर दिया। ये देख के उस शैतान ने अपनी तलवार को आगे कर दिया, जिससे दो मेटल के टकराने की आवाज चारों तरफ गूंज उठी। लगातार दोनों की तलवारें टकराने लगी, चारों तरफ मेटल के टकराने की आवाज गूंजने लगी। कुछ देर के तलवारीबाजी के बाद आर्यन ने एक जोरदार हमला शैतान के तलवार पर कर दिया, जिससे उसका तलवार हाथ से छूट गया और दूर जा गिरा। जैसे ही शैतान की तलवार उससे दूर हुई, आर्यन ने अपने बाएं हाथ की हथेली को मुट्ठी में बदलकर उसमें ऊर्जा इकट्ठा किया और एक शक्तिशाली मुक्का उस शैतान के पेट में दे मारा, जिससे वो शैतान दूर जा गिरा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। आर्यन का युद्ध कौशल देखकर सब आश्चर्यचकित थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि आर्यन इतना अधिक शक्तिशाली है। आर्यन का रौद्र रूप देखकर वो स्टूडेंट्स जो उससे दुश्मनी रखते थे वो अंदर तक कांप गए। सभी को डर लगने लगा था कि कहीं आर्यन उसका भी बुरा हाल न कर दे। आर्यन लगातार उस शैतान पर हमला किए जा रहा था, उसे संभलने का मौका दे ही नहीं रहा था। आर्यन के रौद्र रूप के देखकर वो भी चकित था। आज तक उसने इतनी कम उम्र का शक्तिशाली योद्धा नहीं देखा था। आर्यन के हमले की गति बहुत अधिक थी। कोई भी योद्धा इस वक्त आर्यन को देख लेता तो उससे लड़ने का ख्याल छोड़ देता। आर्यन हमला किए जा रहा था। इसी बीच में समय निकालकर उस शैतान ने आर्यन पर एक शक्तिशाली हमला कर दिया, जिसके लगते ही आर्यन शैतान से 50 फीट दूर चला गया। आर्यन के शरीर पर घाव बन गया था, लेकिन वो तुरंत ठीक भी हो गया, जिसे देखकर वो शैतान बोला, तो तुम्हारे पास खुद को ठीक करने की शक्ति भी है, लेकिन कब तक ये शक्ति तुम्हें बचाएगी? इतना बोलकर भी शैतान तेजी में आर्यन की तरफ जाने लगा, जिसे देखकर आर्यन भी तेजी में उसकी तरफ आने लगा। जैसे ही दोनों करीब आए एक दूसरे से टकरा गए, जिससे एक विस्फोट हुआ और दोनों दूर जा गिरे। जैसे ही आर्यन नीचे गिरा उसे कमजोरी महसूस हुई। आर्यन कमजोरी महसूस करते हुए खुद से बोला, मैं कमजोरी क्यों महसूस कर रहा हूँ? इतना बोलकर आर्यन ने अपने शरीर की जांच की तो पता चला उसके शरीर किसी प्रकार का विष है, जो किसी योद्धा के शरीर को कमजोर बना देता है। आर्यन जांच कर ही रहा था, तभी वो शैतान अपनी शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, अब मर तू, मैंने तुम्हारे अंदर ऐसा विष डाल दिया है जो कुछ ही मिनट में आदमी को कमजोर बना देता है। उस शैतान की बात सुनकर अकेडमी के सभी योद्धा के साथ साथ गुरु दिव्यांश के साथी भी चिंतित हो गए और गुरु दिव्यांश की ओर देखने लगे। जब उन्होंने गुरु दिव्यांश की ओर देखा तो उसे दिखा कि उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। ये देखकर उन लोगों ने आर्यन की ओर देखा, उन्हें दिखा कि आर्यन के चेहरे पर भी कोई घबराहट नहीं है। ये देखकर तीनों आश्चर्य में पड़ गए। सभी आर्यन को देख ही रहे थे कि उस शैतान ने आर्यन पर एक शक्तिशाली मुक्का मारा, लेकिन आर्यन ने बड़ी आसानी से उस मुक्के को पकड़ लिया और शैतान पर एक खतरनाक हमला कर दिया, जिससे वो दूर जा गिरा। आर्यन के हमले को सबके साथ साथ शैतान भी आश्चर्यचकित हो गया। उसने खुद से बोला, इस लड़के पर मेरे विष का कोई असर क्यों नहीं हुआ? आखिर ये लड़का है क्या? एपिसोड 96। आर्यन को विष के हमले से बचते देखकर शैतान के साथ साथ वहां खड़े सभी योद्धा हक्के बक्के रह गए, क्योंकि किसी भी विष के हमले से बचना इतना आसान नहीं होता है। शैतान अपनी खूनी आंखों से आर्यन को ही देख रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस हमले से उसने कई खतरनाक योद्धाओं को मौत के घाट उतारा है, उससे ये लड़का इतनी आसानी से बच जाएगा। शैतान को हक्के बक्के देखकर आर्यन हंसते हुए बोला, तुम मुझे इस बचकानी हमलों से नहीं मार सकते हैं, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। इतना बोलकर आर्यन ने अपनी हथेली आगे की और बोला, जादुई स्वर्गीय रस्सी। आर्यन के इतना बोलते ही आर्यन के हाथों में एक सुनहरी रस्सी आ गई। ये वही रस्सी थी जो आर्यन को दैवीय दिल के पहले स्तर पर मिला था। अब इसकी ताकत पहले से अधिक हो गई थी। अब ये रस्सी चौथे स्तर पर पहुंच चुकी थी, जिसका मतलब था कि अब आर्यन इसकी सहायता से किसी देवता को भी बांध सकता था। आर्यन के हाथ में उस रस्सी को देखकर आर्यन के दोस्तों ने उस रस्सी को पहचान लिया और बातें करने लगे। शैतान भी उस रस्सी की शक्ति को महसूस करके घबराने लगा और बोला, तुम क्या मुझे बंदी बनाना चाहते हो? शैतान की बात सुनकर आर्यन के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई और वो बोला, तुम पागल हो, मैं तुम्हें बंदी नहीं बनाऊंगा, तुमसे खेलूंगा, उसके बाद तुम्हारा वध करूंगा। इतना बोलकर आर्यन ने स्वर्गीय रस्सी को शैतान की तरफ फेंक दिया। आर्यन के फेंकते ही वो स्वर्गीय रस्सी शैतान से जाकर लिपट गई, जिसका एक हिस्सा आर्यन के हाथ में था। शैतान को आर्यन ने बांध लिया था। खुद को बंधा पाकर उस शैतान ने उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो टूटा नहीं। जब उसके ताकत से भी रस्सी नहीं टूटी तो उसने उस रस्सी पर अपनी शैतानी शक्तियों का हमला करने लगा। फिर भी रस्सी पर कोई असर नहीं पड़ा। जब शैतान ने देखा कि उसकी शक्तियों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा है, तब उसने अपने भगवान को पुकारने लगा। वो बोला, हे शैतानों के भगवान, हमारी मदद करो, आज आपके भक्त के जीवन पर संकट आया है, मदद कीजिए, हे सर्वशक्तिमान शैतान, मदद कीजिए। उस शैतान के इतना बोलते ही आर्यन का रंग फिर से काला होने लगा। जब आसमान का रंग पूरी तरह से काला हो गया तब उसमें से भयानक ऊर्जा निकलने लगी, जिसे देखकर शैतान खुश हो गया और बोला, देख लड़के, हमारे भगवान आ गए, अब तू भी अपने भगवान को याद कर ले, क्योंकि अब तू नहीं बचने वाला है।
शैतान की बात सुनकर अकेडमी के सभी योद्धा परेशान हो गए, लेकिन आर्यन के चेहरे पर चिंता का कोई भाव नहीं था। आर्यन बोला, तू मेरी चिंता मत कर, क्योंकि आज तुम्हारी रक्षा तुम्हारा भगवान भी नहीं कर सकता है। आर्यन के इतना बोलते ही आसमान से काली ऊर्जा निकलकर शैतान की तरफ नहीं जाकर आर्यन की तरफ बढ़ने लगी, जिसे देखकर सभी लोग जो आर्यन के शुभचिंतक थे चिंतित हो गए। तभी सबने देखा कि वो काली ऊर्जा आर्यन के पास पहुंचने वाली है। तभी आर्यन ने अपनी तलवार सूर्यांश की निकाल लिया, जिससे सप्तरंगी ऊर्जा निकलकर काली ऊर्जा से टकरा गई, जिससे एक विस्फोट हुआ और ऊर्जा की लहर चारों तरफ फैल गई। काली ऊर्जा को नष्ट करने के बाद आर्यन ने तुरंत दूसरा हमला कर दिया, जो सीधे काले बादल से टकरा गई और एक विस्फोट हुआ। आज पहली बार आर्यन अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा था। जैसे ही आर्यन का हमला बादल से टकराया, एक चीख चारों तरफ गूंज उठी और काले बादल छट गए। तभी सामने प्रकट हुआ एक और शैतान, जिसके बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े दांत, उसका चेहरा किसी भेड़िए का था। खूनी लाल आंखें, उसके शरीर से काली ऊर्जा निकल रही थी। उसे देखकर पहले वाला शैतान बोला, हे शैतानों के भगवान, हमारी मदद करो, इस रस्सी से आज़ाद कराओ मुझे बचा लो शैतानों के भगवान। शैतान की बात सुनकर अभी आया हुआ शैतान कुछ बोलता उससे पहले आर्यन जोर से हंसते हुए बोला, सचमुच ये शैतानी ताकतें लोगों को बेवकूफ़ बनाने में माहिर है। अरे बेवकूफ़ शैतान, जो तुम्हारी मदद के लिए आया है वो शैतान का भगवान नहीं है, ये तो उसका एक छोटा सा सेवक है, जिसकी औकात मेरे सामने कुछ भी नहीं है। आर्यन की बात सुनकर पहले वाला शैतान अभी आए हुए शैतान को देखने लगा, जो पहले की शॉप में चला गया था। आर्यन की बात सुनकर तभी उसके कानों में पहले वाले शैतान की आवाज़ सुनाई दी, ये क्या बोल रहा है मेरे भगवान की, आप शैतानों के भगवान नहीं है। पहले वाले शैतान की बात सुनकर अभी आया हुआ शैतान बोला, ये सच बोल रहा है, मैं शैतानों के भगवान का सेवक हूँ, मैं लोगों को शैतानी शक्तियों की तरफ लाता हूँ, जिसमें से एक तुम हो, हमारा एक सिपाही, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। पहला शैतान कुछ बोलता उससे पहले आर्यन हंसते हुए बोला, तुम बचाओगे, इसे क्या बकवास है, तुम जानते हो मैं कौन हूँ। दूसरा शैतान कुछ सोचते हुए बोला, नहीं मैं तुम्हें जानता तुम कौन हो, और मुझे जानना क्यों चाहिए कि तुम कौन हो। दूसरे शैतान की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, जान लेते तो यहाँ खड़े नहीं होते, क्या कभी तुम्हारे भगवान ने युद्ध देवता रुद्रा के बारे में नहीं बताया है, जिसने उसे 5000 सालों के लिए सुला दिया था। आर्यन की बात सुनकर दूसरा शैतान एक पल के लिए डर गया और डरते हुए बोला, क्या तुम रुद्रा हो, जिसका युद्ध आज से 6000 साल पहले हमारे भगवान से युद्ध हुआ था, लेकिन तुम रुद्रा कैसे हो सकते हो, तुम तो एक बच्चे हो। दूसरे शैतान की बात सुनकर आर्यन गर्व के साथ बोला, हाँ मैं वही हूँ, युद्ध देवता रुद्रा, तुम सभी शैतानों का काल, और आज तुम दोनों मरोगे। आर्यन का कॉन्फर्मेशन सुनकर दूसरा शैतान अंदर तक हिल गया, उसके चेहरे और डर साफ दिखाई दे रहा था। वो चिल्लाते हुए पहले शैतान से बोला, जल्दी भागो यहाँ से, ये बहुत खूंखार है। जब ये युद्ध भूमि में उतरता है उस वक्त ये हम शैतानों से भी अधिक खतरनाक हो जाता है, अगर अपनी जान बचानी है तो भागो यहाँ से। इतना बोलकर दूसरा शैतान काली रोशनी में बदलकर भागने लगा, लेकिन ज्यादा दूर नहीं भाग पाया और आर्यन ने स्वर्गीय रस्सी से उसे भी बांध लिया। अब दोनों एक साथ बंधे थे। दूसरा शैतान आर्यन से बोला, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम्हारी लड़ाई तो इसे मारो, मुझे जाने दो, विनती करता हूँ। दूसरे शैतान की बात सुनकर पहले वाला शैतान बोला, मैंने तुम्हें अपना भगवान माना और तुम मुझे मरने के लिए छोड़ देना चाहते हो। पहले शैतान की बात सुनकर दूसरा शैतान बोला, एक शैतान की यही फितरत होती है, उसका कोई अपना नहीं होता है, वो सिर्फ अपने और अपने भगवान के बारे में सोचता है। दोनों शैतान झगड़ने लगे थे। ये देखकर आर्यन चिल्लाते हुए बोला, तुम दोनों चिंता मत करो, मरोगे दोनों साथ दे, आज तुम दोनों में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। इतना बोलकर आर्यन ने अपनी हथेली आगे की और जोर से बोला, दैवीय अग्नि छड़ी। आर्यन के इतना बोलते ही आर्यन के हाथों में एक छड़ी प्रकट हो गई, जो पूरी तरह से आग से घिरा हुआ था। उस छड़ी के प्रकट होते ही आर्यन बोला, हे दिव्य छड़ी, जाओ और इस दोनों शैतानों का अंत करो। आर्यन की बात सुनकर दोनों शैतान कांप उठे। वही दैवीय छड़ी आर्यन के हाथों से निकलकर तेजी में शैतानों की तरफ जाने लगी। ये देखकर दोनों शैतान आर्यन के बंधन से छूटने की कोशिश करने लगे, लेकिन छूट नहीं पाए और आर्यन का हमला उनसे टकरा गया। जैसे ही दैवीय छड़ी दोनों शैतानों से टकराया, एक भयानक विस्फोट हुआ और लाल और काली ऊर्जा चारों तरफ फैल गई। काली ऊर्जा को लाल ऊर्जा नष्ट किए जा रही थी। ऊर्जा का लहर कम हुआ तब सबको दिखा कि दोनों शैतान गायब हो चुके थे। आर्यन ने उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। उनके शरीर के मांस का एक टुकड़ा भी वहां नहीं था। आर्यन ये युद्ध जीत चुका था। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स आर्यन के नाम का जयकारा लगाने लगे। सब बहुत खुश थे। सबसे ज्यादा खुश आर्यन के गुरु दिव्यांश थे। जो काम उन्होंने आर्यन को सौंपा था उसे आर्यन ने पूरा कर दिया था। दोनों शैतानों को मारने के बाद आर्यन अपने गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी आपने जो काम दिया था वो पूरा हुआ, अब आगे क्या आदेश है? कुछ नहीं, जाओ आराम करो, हम बाद में बात करेंगे, अभी थक गए होंगे, गुरुजी मुस्कुराते हुए बोला।
जी गुरुजी, इतना बोलकर आर्यन ने गुरुजी और उनके साथियों को प्रणाम किया और सबको वही छोड़कर अपने आयामी दुनिया का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। आर्यन के अंदर जाते ही उसके पीछे पीछे एक काली परछाई भी अंदर चली गई जो काला बिल्ला था। आर्यन के जाने के बाद एक रोशनी में बदलकर गुरु दिव्यांश और उनके साथी भी गायब हो गए। उनके जाते ही एकेडमी के सभी स्टूडेंट्स, प्रोफेसर, सुरक्षा विभाग के योद्धा और प्रिंसिपल सर सभी एक दूसरे से बात करने लगे। अखिल, रोनी और आर्यन के दोस्त अलग एक कोने में चले गए ताकि कोई उनसे कुछ नहीं पूछ पाए। धीरे धीरे आर्यन के युद्ध देवता रुद्रा के पुनर्जन्म होने की बात चारों तरफ फैल गई। जो भी युद्ध देवता रुद्रा के बारे में सुनता वो उसके बारे में जानकारी निकालने लगता। ज्यादा जानकारी खोजने के बाद लोगों को पता चला कि युद्ध देवता इस दुनिया का नहीं था, वो कहीं और से आया था, अपने किसी दुश्मन को मारने जो इस दुनिया में छुप गया था। उस दुश्मन से लड़ते वक्त वो घायल हो गया था। उसके बाद उसने अपनी तलवार इसी दुनिया में छोड़ दी और अपनी दुनिया में लौट गया। इस जानकारी के चारों तरफ फैलते ही लोगों ने अटकलें लगाने शुरू कर दिए कि क्या युद्ध देवता रुद्रा को मालूम था कि वो दोबारा इसी दुनिया में जन्म लेंगे। तभी तो उन्होंने अपनी तलवार यहाँ छोड़ी जो आर्यन को मिली। देवता रुद्रा है तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो लोगों को क्या जवाब दे। ऐसी ही कई तरह की बातें सभी लोग कर रहे थे जब आर्यन के घर वालों को पता चला कि आर्यन युद्ध देवता का वारिस नहीं, खुद युद्ध। जब से आर्यन के युद्ध देवता होने की बात फैली थी पूरे कौशाम्बी शहर के लोगों का जमावड़ा आर्यन के घर के बाहर लग गया था। सब आर्यन के बारे में जानना चाहते थे। इसी कारण आर्यन के घर वाले परेशान हो गए क्योंकि वो आर्यन के इस रहस्य के बारे में कुछ नहीं जानते थे। वही आर्यन इन सब से बेखबर अपने आयामी दुनिया में बैठा ध्यान कर रहा था। आयामी दुनिया में आए उसे वास्तविक दुनिया के 2 दिन हो गए थे। आर्यन ध्यान से उठा और बोला, बाहर चल के देखता हूँ क्या हो रहा है। जब आर्यन बाहर आया तो उसी जगह पर निकल जहाँ से वो अंदर गया था। बाहर आते ही आर्यन अपने रूम की तरफ जाने लगा। आर्यन ने देखा कि एकेडमी में काम चल रहा है, मलबे हटाए जा रहे हैं और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेकिन आर्यन को कोई भी स्टूडेंट्स दिखाई नहीं दिया। किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं देखकर आर्यन सोचने लगा कि आखिर सभी स्टूडेंट्स कहाँ गए, क्या किसी ने फिर से हमला किया है। ये सब सोचते हुए आर्यन तेजी में अपने रूम की तरफ जाने लगा। जब आर्यन अपने हॉस्टल के पास पहुंचा तो उसे वहां भी कोई भी स्टूडेंट्स दिखाई नहीं दिए। ये सब देखकर आर्यन को अपने भाई और दोस्तों की चिंता होने लगी। वो तेजी में अपने रूम की तरफ गया। रूम के पास जाकर उसने दरवाजा खटखटाया तो किसी ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने वाला विजय था। आर्यन को देखकर उसे लगे लगाते हुए विजय बोला, आर्यन तू आ गया मेरे भाई। विजय के गले लगते हुए आर्यन बोला, बाकी स्टूडेंट्स कहाँ गए, कुछ हुआ है क्या। एपिसोड 97। रूम में पहुंचकर आर्यन अपने दोस्तों से मिला और उनसे पूछा कि बाकी स्टूडेंट्स कहाँ गए। ये सुनकर विजय बोला, सब छुट्टी पर गए हैं। एकेडमी ने सभी को छुट्टी दी 1 महीने के लिए। पर क्यों, और अगर छुट्टी है तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। आर्यन बोला, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम्हारा भाई अखिल, रोनी और लकी भी एकेडमी में ही है। सिर्फ वैष्णवी घर गई है और कृतिका का घर तो इसी दुनिया में है। धैर्य बोला, मैं तीनों को बुलाकर लाता हूँ। इतना बोलकर आदर्श रूम से निकल गया। कुछ ही समय में अखिल, रोनी और लकी आर्यन के रूम में पहुंच गए। आर्यन को देखते ही तीनों ने गले लगा लिया। अखिल बोला, तुम्हें 2 दिन लगे वापस आने में। हाँ भाई, ध्यान करने लगा था इसलिए समय लग गया। आप सब कैसे हैं। आर्यन बोला, हम ठीक है, लेकिन तू एक बात बता कि तुमने अपना सच क्यों छुपाया हमसे। हम तो तुम्हें युद्ध देवता का वारिस समझ रहे थे, लेकिन तुम तो युद्ध देवता निकले। अखिल बोला। अखिल की बात सुनकर आर्यन शर्मिंदा होते हुए बोला, सॉरी भाई अपना सच छुपाने के लिए। चलो कोई बात नहीं है, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। प्रिंसिपल सर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कई बार पूछ चुके हैं तुम्हारे बारे में। पहले उनसे मिल लो फिर घर चलते हैं। अखिल ने कहा, ठीक है भाई, मैं उनसे मिलकर आता हूँ, फिर आप सबसे कुछ बात करनी है, उसके बाद घर चलेंगे। आर्यन ने कहा। इतना बोलकर आर्यन रूम से निकलकर प्रिंसिपल सर से मिलने उसके ऑफिस की तरफ चला गया। रास्ते में उसे कई प्रोफेसर और दूसरे कर्मचारी दिखे। जिसने भी आर्यन को देखा वो आर्यन के बारे में बात करने लगा। आर्यन के आने की सूचना सभी प्रोफेसर और बाकी अधिकारियों तक पहुंच गई। कुछ ही समय में आर्यन प्रिंसिपल सर के ऑफिस के बाहर पहुंच गया। आर्यन को आते हुए चपरासी ने पहले ही देख लिया था और उसने प्रिंसिपल सर को बता दिया। जैसे ही आर्यन गेट पर पहुंचा चपरासी ने दरवाजा खोल दिया और सम्मानपूर्वक बोला, सर आपका इंतजार कर रहे हैं। चपरासी की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और अंदर चला गया। अंदर जाकर आर्यन ने देखा कि प्रिंसिपल सर ऑफिस के सोफे पर बैठकर आर्यन का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही आर्यन ऑफिस के अंदर प्रवेश किया प्रिंसिपल सर बोले, आओ आर्यन बैठो, पिछले 2 दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आर्यन का प्रिंसिपल सर का अभिवादन किया और बोला, सर आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे, क्या आपको 2 दिन पहले वाले लड़ाई के बारे में बात करनी है। हाँ आर्यन, मुझे उसी के बारे में बात करनी है। पहले ये बताओ क्या एकेडमी के संस्थापक दिव्यांश ही तुम्हारे गुरुजी है। प्रिंसिपल सर बोले, जी सर, गुरु दिव्यांश ही मेरे गुरुजी है। आर्यन ने कहा,
आर्यन के सहमत होते ही प्रिंसिपल सर ने दूसरा सवाल पूछा, आर्यन युद्ध करते वक्त तुमने कहा कि तुम युद्ध देवता रुद्रा, क्या ये सच है या तुमने उन्हें डराने के लिए बोल दिया था? प्रिंसिपल सर की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, आपको क्या लगता है मैं कौन हूँ? क्या मैंने जिस शक्ति का प्रयोग किया है वो कोई वारिस कर सकता है? आर्यन की बात सुनकर प्रिंसिपल सर ने कुछ देर सोच उसके बाद बोले, तुमने जिस स्तर का प्रदर्शन किया था कोई वारिस नहीं कर सकता है। तुम जब युद्ध कर रहे थे उस वक्त लग रहा था कि तुम्हें युद्ध का अनुभव हजारों सालों का है, इसका मतलब तुम युद्ध देवता हो। प्रिंसिपल सर की बात सुनकर आर्यन ने कुछ नहीं बोला और सिर्फ मुस्कुरा दिया। उसके मुस्कान में सहमति थी। आर्यन के मुस्कान को समझकर प्रिंसिपल सर दोबारा बोले, तुम्हारी मौत कैसे हुई आर्यन, और तुमने इतने समय तक हम सबसे ये बात क्यों छुपाई? सर, ये एक राज है जिसके कारण मेरी मौत हुई, आप नहीं जाने तो बेहतर होगा। अगर मुझे अपने मौत का राज सबको बताना होता तो आज सबको पता होता कि मैं कैसे मरा। और रही आप सब युद्ध देवता होने का सच छुपाने का, तो ये मेरी मर्जी नहीं थी, गुरुजी ने कुछ समय तक इसे छुपाने के लिए कहा था, आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर प्रिंसिपल सर कुछ पल के लिए शांत हो गए। पूरे ऑफिस में शांति फैल चुकी थी जिसे थोड़ा प्रिंसिपल सर के आवाज ने। प्रिंसिपल सर ने कहा, तो तुम अब क्या करने वाले हो? सबको तुम्हारे युद्ध देवता होने का पता चल गया है। प्रिंसिपल सर की बात सुनकर आर्यन बोला, अब मैं एकेडमी नहीं आऊंगा। आर्यन की बात सुनकर प्रिंसिपल सर शॉक हो गए और बोले, पर क्यों? तुम एकेडमी क्यों नहीं आना चाहते? यहाँ तुम्हारे दोस्त है, भाई है। प्रिंसिपल सर की बात सुनकर आर्यन बोला, जानता हूँ सर, सब है यहाँ, लेकिन मुझे अपने कुछ सवालों के जवाब ढूंढने हैं जिसके लिए मुझे कहीं जाना होगा। और वैसे भी इस एकेडमी में रहकर मैं दोबारा युद्ध देवता नहीं बन पाऊंगा, मुझे खतरों से टकराना होगा तभी युद्ध देवता बन पाऊंगा। आर्यन की बात सुनकर प्रिंसिपल सर बोले, कैसे सवालों के जवाब चाहिए तुम्हें और किससे? मालूम नहीं सर, बस मेरा दिल कह रहा है मुझे कहीं जाने हैं, कोई मुझे बुला रहा है, किसी दुश्मन और किसी अपने को मेरा इंतजार है, आर्यन ने गंभीरता के साथ कहा। आर्यन की बातें प्रिंसिपल सर को समझ नहीं आई। कुछ देर चुप रहने के बाद वो बोले, ठीक है तुम जाओ, तुम्हारे दोस्त इंतजार कर रहे होंगे। प्रिंसिपल सर की बात सुनकर आर्यन ने उनका अभिवादन किया और जाने लगा। तभी उसे कुछ याद आया और वो प्रिंसिपल सर की तरफ मुड़कर बोला, सर क्या आप कृतिका को बुला सकते हैं? आखिरी बार मुझे अपने सभी दोस्तों से मिलना है और उसे कुछ देना भी है। आर्यन ने प्रिंसिपल सर को कृतिका को बुलाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि स्टूडेंट्स के पास कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं थे। अगर होते तो आर्यन खुद उसे बुला लेता, प्रिंसिपल सर से नहीं कहता। आर्यन की बात सुनकर प्रिंसिपल सर बोले, ठीक है तुम जाओ, मैं उसे बुलाता हूँ। प्रिंसिपल सर के सहमत होते ही आर्यन वहां से चला गया। आर्यन जल्दी से अपने रूम में पहुंच गया जहां उसके दोस्त और भाई उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही आर्यन रूम में पहुंचा, सबने उससे पूछा कि प्रिंसिपल सर ने उसे क्यों बुलाया था। आर्यन ने सबको प्रिंसिपल सर से हुई बातचीत के बारे में बता दिया, जिसे सुनकर आर्यन के सभी दोस्त और उसके भाई शॉक हो गए। शॉक से बाहर आते हुए अखिल बोला, आर्यन तुम सब एकेडमी नहीं आओगे, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको इसका जवाब शायद मेरे जन्मदिन से पहले मिल जाएगी। ये मेरा दिल कह रहा है कि अब मैं एकेडमी नहीं आऊंगा, आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर विजय बोला, तो क्या अब हम कभी नहीं मिलेंगे? मुझे नहीं मालूम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले मैं तुम सबकी कुछ देना चाहता हूँ, आर्यन ने कहा। क्या देना चाहते हो आर्यन? तुम हमें? लकी बोला, मैं तुम सबको एक एक मंत्र दूंगा जिसके इस्तेमाल से तुम सब महाशक्तिशाली बन जाओगे। इतना बोलकर आर्यन ने सबसे पहले लकी के भौं के बीच अपनी एक उंगली से छुआ। आर्यन के ऐसा करते ही आर्यन की उंगली सप्तरंगी रोशनी के चमकने लगी और वो रोशनी लकी के भौं के बीच समाहित हो गई। ऐसा होने के बाद आर्यन के अपनी उंगली हटा ली और बोला, लकी ये एक शक्तिशाली मंत्र है जिसका नाम है दिव्य तलवार शक्ति मंत्र। जब तुम इस शक्ति का प्रयोग करोगे तब तुम्हारे हाथ में एक दिव्य तलवार प्रकट होगी और तुम्हारी शक्ति पहले से 10 गुना अधिक हो जाएगी। आर्यन की बात सुनकर लकी खुश हो गया और उसके आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो अपने आंसू पोंछते हुए बोला, थैंक्स आर्यन मुझे ये मंत्र देने के लिए। लकी को मंत्र देने के बाद आर्यन विजय के पास गया और उसके साथ भी वैसा ही किया जैसे उसने लकी के साथ किया था। विजय को मंत्र देने के बाद आर्यन बोला, विजय तुम शारीरिक बल से युद्ध करने पर ज्यादा ध्यान देते हो, इसलिए मैंने जो मंत्र तुम्हें दिए है उसका नाम है विकराल शरीर शक्ति मंत्र। इस शक्ति की सहायता से तुम अपने शरीर का आकार बढ़ सकते हो, जिसके साथ तुम्हारी शक्ति भी बढ़ जाएगी। विजय के बाद धैर्य और आदर्श को आर्यन ने मंत्र दिए और उन दोनों से बोला, धैर्य मैंने जो मंत्र तुम्हें दिया है उसका नाम है गरुड़ शक्ति मंत्र, जिसकी सहायता से तुम एक गरुड़ में बदल सकते हो। उसके बाद तुम में गरुड़ की शक्ति आ जाएगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि तुम कितनी देर गरुड़ के रूप में रहोगे। ये इस बात पर निर्भर करता है कि इस शक्ति के किस स्तर पर हो। इसके कुल 10 स्तर है। और आदर्श मैंने जो मंत्र तुम्हें दिया उसका नाम है वनराज शक्ति मंत्र, इससे तुम में शेर की शक्ति आ जाएगी। आर्यन ने अपने चारों दोस्तों को एक एक मंत्र दे दिया था। आर्यन से मंत्र लेने के बाद चारों खुश थे। उन चारों ने आर्यन को एक साथ
धन्यवाद कहा। उनसे धन्यवाद सुनकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, एक बात का ध्यान रखना, तुम सब ये चारों मंत्र अब इस दुनिया में शायद नहीं है, इसलिए इसका सही इस्तेमाल करना, जरूरत पड़ने पर ही इसका करना। आर्यन की बात सुनकर चारों सहमत हो गए। उसी वक्त एक चपरासी वहां आया और आर्यन को बताया कि कृतिका उसका इंतजार नीचे कर रही है। कृतिका के आने की खबर मिलते ही आर्यन नीचे चला गया। नीचे जाकर आर्यन ने देखा कि एक बेहद खूबसूरत लड़की हॉस्टल के ग्राउंड में एक टेबल पर बैठी है। वो कृतिका थी। आर्यन उसके बगल में जाकर बैठ गया। जब कृतिका देखी कि आर्यन आ गया है तो वो बोली, तो युद्ध देवता को मुझसे मिलने का समय मिल गया है। कृतिका की बातों में व्यंग था जिसे आर्यन ने महसूस कर लिया। कृतिका व्यंग क्यों कर रही है? आर्यन ये भी समझ गया। असल में कृतिका आर्यन से नाराज थी क्योंकि उसने उसे अपने राज नहीं बताए थे। कृतिका समझती थी आर्यन उससे प्यार करता है और ये था भी सच। आर्यन ने जब कृतिका को पहली बार देखा था उसे उसी वक्त कृतिका से प्यार हो गया था, लेकिन उसने बताया नहीं। कृतिका के व्यंग को सुनकर आर्यन बोला, मुझे माफ कर दो कृतिका, जो मैंने तुम्हें सच नहीं बताया क्योंकि मेरे गुरुजी मना किया था। युद्ध देवता भी गुरु के आदेश को मानते हैं। कृतिका गुस्से में बोली, गुरु का आदेश तो परमपिता परमेश्वर भी नहीं ठुकराते जब वो धरती पर अवतार लेते हैं, तो मेरी क्या औकात? आर्यन ने कहा। आर्यन की बातों को सुनकर कृतिका का गुस्सा शांत हुआ और वो उदास होते हुए बोली, पापा बता रहे थे कि तुम अब अकेडमी नहीं आओगे, ऐसा क्यों? नहीं मालूम ऐसा क्यों है, मेरे कुछ राज है जिसका पता लगाना है मुझे। आर्यन ने उदास स्वर में कहा। कैसे राज और किससे पता चलेगा तुम्हें? कृतिका बोली, मेरे जन्म का राज, मेरे माता पिता कौन है, इसका पता लगना है मुझे। आर्यन ने बोला, ये क्या बोल रहे हो तुम आर्यन? तुम राठौर परिवार के बेटे हो, फिर तुम्हें कौन सा सच पता लगाना है? कृतिका आश्चर्य में बोली, नहीं कृतिका, मैं राठौर परिवार का बेटा नहीं हूँ। इतना बोलकर आर्यन ने कृतिका को वो सारी बातें बताई जो उसने सुनी थी अपने दादाजी और डैड को बातें करते हुए। आर्यन की बात सुनकर कृतिका को बहुत आश्चर्य हुआ। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले आर्यन से। आर्यन ने देखा कि कृतिका कुछ नहीं बोल रही है, तब वो बोला, कृतिका एक बात का ध्यान रखना, ये बात किसी को मत बताना, अपने डैड को भी नहीं। ठीक है आर्यन, मैं तुम्हारे इस राज का पता किसी को नहीं बताऊंगा, अपने डैड को भी नहीं, कृतिका ने कहा। एपिसोड 98। आर्यन ने अपने बारे में कृतिका को बता दिया था, लेकिन उसने उससे वादा लिया कि वो ये बात किसी को भी नहीं बताएगी। कृतिका ने भी वादा किया कि वो आर्यन के राज किसी के भी सामने उजागर नहीं करेगी। कुछ देर और बात करने के बाद आर्यन ने कृतिका ने कहा, मैं जाने से पहले तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। सभी को मैंने एक एक मंत्र दिए हैं, तुम्हें भी देना है। कैसे मंत्र देना चाहते हो तुम? कृतिका ने उत्साहित होते हुए कहा। कृतिका की बातों को सुनकर आर्यन ने अपनी एक उंगली कृतिका के भौं के बीच रखा, जिससे कृतिका एक पल के लिए घबरा गई, लेकिन आर्यन ने उसे आंखों से इशारा करते हुए शांत किया। कृतिका के शांत होते ही आर्यन की उंगली सप्तरंगी ऊर्जा से चमकने लगी और वो ऊर्जा कृतिका के भौं के बीच समाहित हो गया। ये सब करने के बाद आर्यन कृतिका से बोला, कृतिका ये योगिनी शक्ति मंत्र है, ये बहुत शक्तिशाली है, इसकी साधना करने में तुम्हें बहुत मुश्किल होगी, लेकिन अगर तुमने इस शक्ति की साधना कर ली तो तुम्हें हराना लगभग असंभव हो जाएगा। ये शक्ति एक दुर्लभ शक्ति है, इसलिए तुम इसकी जानकारी किसी को नहीं दे सकती हो, नहीं तो इस शक्ति को पाने के लिए शक्तिशाली योद्धा तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए जब तक जीवन मृत्यु का प्रश्न न हो इस शक्ति का प्रयोग मत करना। आर्यन की बातों में गंभीरता को देखकर कृतिका भी गंभीर हो गई और बोली, ठीक है आर्यन, मैं इस ध्यान रखूंगी, मैं इस शक्ति का प्रयोग मुश्किल वक्त में ही करूंगी। ठीक है, अब मैं चलता हूं, अगर कभी भगवान ने चाहा तो फिर मिलेंगे। आर्यन जब ये सब बोल रहा था उस वक्त उसके आंखों में आंसू थे। ये देखकर कृतिका के आंखों में भी आंसू आ गए और वो आर्यन के गले लग गई। दोनों बहुत उदास थे। इस दोनों के प्यार की शुरुआत होने से पहले ही खत्म हो गई। कुछ देर तक गले लगे रहने के बाद दोनों अलग हुए और कृतिका वहां से निकल गई। उसने एक बार भी आर्यन की तरफ नहीं देखी, इस डर से कि कहीं वो कमजोर न पड़ जाए। आर्यन ये समझता था और वो भी उदास मन के साथ अपने रूम की ओर चल दिया। रूम में पहुंचने के बाद आर्यन ने अपने दोस्तों से कुछ देर और बात की। उसके बाद उसने अपनी स्टोरेज से एक स्क्रॉल निकाला और उसे विजय को देते हुए बोला, ये वैष्णवी को दे देना, इसमें एक मंत्र है। इस स्क्रॉल में मंत्र की सारी जानकारी भी लिखी है, साथ ये पेपर भी दे देना, मैं उसे क्या कहना चाहता हूँ इस मंत्र के बारे में वो लिखा है, याद से दे देना। आर्यन के हाथों से स्क्रॉल लेते हुए आर्यन बोला, ठीक है, याद से मैं उसे ये स्क्रॉल दे दूंगा, वादा करता हूँ। कुछ देर और बातें करने के बाद आर्यन, अखिल, रोनी और उसके सभी दोस्त स्टेशन के लिए निकल गए। कुछ ही समय में सभी स्टेशन पहुंच गए। आर्यन की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ चुकी थी कि बहुत सारे लोग उससे मिलना चाहते थे, इसलिए आर्यन ने अपना भेष बदल लिया था। उसके बाद स्टेशन के लिए निकला था। इसी कारण किसी ने आर्यन को नहीं पहचाना और आर्यन आसानी से ट्रेन में बैठकर निकल गया अपने घर की ओर। रास्ते में कई स्टेशन आए, जिसमें से कुछ स्टेशन पर आर्यन के दोस्त उतरते गए। जब तक आर्यन अपने शहर के स्टेशन पर पहुंचा, विजय को छोड़ उसके सभी दोस्त उतर चुके थे। अब आर्यन के साथ सिर्फ उसके भाई अखिल और रोनी था और साथ में विजय।
अपने गंतव्य तक पहुंचने के बाद आर्यन अपने भाइयों के साथ उतर गया, लेकिन विजय अभी भी बैठा रहा क्योंकि उसे आगे जाना था। आर्यन ने विजय को अलविदा कहा और स्टेशन से निकल गया। बाहर निकलने के बाद तीनों भाइयों ने टैक्सी बुक की और निकल गया अपने घर की ओर। लगभग आधे घंटे बाद आर्यन की टैक्सी उसके घर के सामने खड़ी थी। आर्यन ने अभी अपना भेष नहीं बदला था। आर्यन को पहचानना बहुत मुश्किल था। आर्यन इस वक्त 20 से 25 साल का युवा लग रहा था, जिसके कारण उसे पहचानना मुश्किल था। टैक्सी से उतरकर अखिल ने टैक्सी का भाड़ा दिया और अपने घर के अंदर चला गया। अखिल को देखकर सभी गार्ड ने अखिल और रोनी को सैल्यूट मारा, लेकिन जब उन्होंने आर्यन के बदले हुए भेष को देखा तो वो आर्यन को नहीं पहचान पाए। उनके मन में कई सवाल थे, लेकिन उन्हें अखिल से पूछने की हिम्मत नहीं हुई। जब तीनों भाई घर के हॉल में पहुंचे तो उन तीनों ने देखा कि हॉल में कोई नहीं है। तभी एक नौकर हॉल में आया। जब उसने हॉल में अखिल को देखा तो उसने अपना सर झुकाया और बोला, अखिल बाबा, मैं अभी भी सबको बताता हूँ कि आप आ गए हैं। अखिल से इतना बोलकर वो नौकर अखिल के आने की सूचना देने चला गया। उसके जाते ही अखिल सोफे पर बैठते हुए आर्यन से बोला, अब तो अपना भेष बदल लो, हम घर आ गए हैं। अखिल की बातों से आर्यन सहमत हुआ और उसने अपने आंखों को बंद कर लिया। आर्यन के आंखें बंद करते ही उसका रूप बदलने लगा और कुछ ही पल में आर्यन अपने वास्तविक रूप में आ गया। आर्यन के रूप बदलते ही उसे अपने घरों में लोगों की आवाज़ सुनाई देने लगी। सभी अपने अपने कमरे से बाहर निकलकर हॉल में आ गए। अपने घर के बड़े को देखकर तीनों भाइयों ने सबको को प्रणाम किया। आर्यन को देखकर दादाजी खुश होते हुए बोले, तुमने हमारा नाम रोशन कर दिया, लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ। आर्यन नाराज होने की बात सुनकर आर्यन समझ गया कि दादाजी नाराज क्यों है। फिर भी उसने पूछा, दादाजी आप नाराज क्यों हैं? मुझसे कोई गली हुई है क्या? आर्यन की बात सुनकर दादाजी कुछ बोलते उससे पहले आर्यन की मां आर्यन के कान पकड़ते हुए बोली, तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई कि युद्ध देवता के पुनर्जन्म हो और तुम पूछते हो कि हम नाराज क्यों हैं। अपनी मां की बातों को सुनकर आर्यन दर्द की एक्टिंग करते हुए बोला, कान छोड़ो ना मां, दर्द हो रहा है। अगर मेरा कान उखड़ गए तो मैं एक कान वाला देवता बन जाऊंगा, उसके बाद आपके बेटे को लोग एक कान वाला देवता कहेंगे। आर्यन की बात सुनकर आर्यन की मां के साथ साथ उसके सभी घरवाले भी हंसने लगे। आर्यन की मां उसके कान छोड़ते हुए बोले, इतने शक्तिशाली हो फिर भी दर्द हो रहा है। अपनी मां की बात सुनकर आर्यन अपनी मां के गले लगते हुए बोला, मुंह में कितना भी शक्तिशाली हो जाऊं लेकिन रहूंगा आपका बेटा ही। आर्यन की मां आर्यन को खुद से दूर करते हुए बोली, लेकिन तुमने अभी तक ये सच हमें क्यों नहीं बताया कि तू युद्ध देवता है? मैंने आप सबको इसलिए नहीं बताया कि मुझे लगा कि आप सबको मेरे बारे में सब कुछ मालूम होगा, मेरे निशान की वजह से। आर्यन ने अपना हाथ दिखाते हुए बोला। आर्यन की बात सुनकर सभी शॉक हो गए और आर्यन के हाथ की ओर देखने लगे। आर्यन के हाथ को देखते हुए उसके दादाजी बोले, यहाँ तो कोई निशान नहीं है। आर्यन तुम किस निशान की बात कर रहे हो तुम? आर्यन जानता था कि ये निशान उन सबको नहीं दिखेगा, फिर भी वो सच जानने के लिए बोला, वही निशान दादाजी जो मेरे हाथ पर बचपन से है, जिसे किसी विशेष शक्ति से छुपाया गया है। मुझे लगा ये आपने किया है। आर्यन की बात सुनकर सभी दादाजी की तरफ देखने लगे। वही दादाजी और मिस्टर एंड मिसेस राठौर के चेहरे पर चिंता दिखने लगी। वही दादाजी समझ गए कि इस निशान को किसने छुपाया है, लेकिन वो कुछ बोले नहीं और बात बदलते हुए बोले, अच्छा छोड़ो, इस सब के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बच्चों को भोजन कराओ। दादाजी की बात सुनकर सबको समझ आ गया कि दादाजी कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं टाली और आर्यन, अखिल और रोनी अपने अपने कमरे में चले गए। वही दादाजी ने मिस्टर एंड मिसेस राठौर को अपने कमरे में बुलाया। रूम में पहुंचने के बाद आर्यन ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और बेड पर लेटकर खुद से बोला, कब तक राज छुपाएंगे दादाजी? अब तो आपको मेरे राज के बारे में आपको बताना होगा, आपके पास में कोई रास्ता नहीं छोड़ूंगा। दूसरी ओर दादाजी के कमरे में मिसेस राठौर दादाजी से बोली, पिताजी मुझे लगता है कि अब हम आर्यन से सच नहीं छुपा पाएंगे। आज की बातों से उसे शक हो गया होगा कि हम उससे कुछ छुपा रहे हैं। मिसेस राठौर की बात सुनकर दादाजी बोले, तुम चिंता मत करो बहू, अब मुझे ये राज आर्यन से कुछ दिन और छुपाने हैं, उसके बाद वो खुद आएंगे और आर्यन को सारा सच बताएंगे। दादाजी की बात सुनकर मिसेस राठौर चिंतित होते हुए बोली, क्या मेरा बेटा मुझसे दूर चला जाएगा? क्या मैं उसे दोबारा नहीं देख पाऊंगी? मिसेस राठौर की बात सुनकर दादाजी भी उदास हो गए और कुछ नहीं बोले। दादाजी को चुप देखकर मिस्टर राठौर उदास मन से बोले, उसे जाना तब पड़ेगा और ये बात हम शुरू से जानते हैं, लेकिन मेरी चिंता कुछ और है। मिस्टर राठौर की बात सुनकर दादाजी और मिसेस राठौर उनकी ओर देखने लगे और दादाजी बोले, तुम्हारी चिंता का कारण क्या है? मेरी चिंता का कारण ये है पिताजी की, जब आर्यन को सच पता चलेगा तो वो इन सबको कैसे है डल करेगा, मिस्टर राठौर ने कहा। मिस्टर राठौर की बात सुनकर दोनों की चिंता और बढ़ गई। तभी दादाजी बोले, ये सब हम समय पर छोड़ देते हैं। ये मत भूलो कि आर्यन कोई साधारण बच्चा नहीं है, वो विशेष है, वो सब कुछ समझ जाएगा। घर आए हुए आर्यन को 2 दिन बीत गए थे। आर्यन अपने आयामी दुनिया के हवेली में बैठा कुछ लिख रहा था। आर्यन के आसपास कई स्क्रोल पड़े थे और एक स्क्रोल में आर्यन कुछ लिख रहा था। आर्यन स्क्रोल में मंत्र लिख रहा था। आर्यन मंत्र लिखते हुए बोला, मैंने अब तक 100 मंत्र लिख लिया है, ये मेरे इस परिवार के लिए पर्याप्त है।
अब मैं कुछ शक्तिशाली गोलियां की विधि लिख लेता हूँ। मंत्र लिखना खत्म करने के बाद आर्यन गोलियों की विधि स्क्रोल में लिखने लगा। आर्यन जानता था कि वो कुछ दिनों में यहाँ से चला जाऊंगा, इसलिए वो जाने से पहले आर्यन अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता था। इसलिए वो मंत्र और गोलियों की विधि लिखने का निर्णय लिया और वो पिछले 2 दिनों से अपने काम पर लगा हुआ था। 2 दिनों बाद आर्यन अपने आयामी दुनिया से बाहर आया और घर के हॉल में पहुंचा तो वहां उसकी माँ कुछ कर रही थी। आर्यन की माँ ने जब आर्यन को देखा तो वो बोली, आ गया तू, अपनी सेहत पर भी ध्यान दो, सिर्फ काम करते नहीं रहो। अपनी माँ की बात सुनकर आर्यन उनके गले लगते हुए बोला, आप चिंता मत करो माँ, मैं ठीक हूँ, मेरे सेहत को कुछ नहीं हुआ है। आर्यन ने कई दिन घर में ऐसे ही बिताए। एक दिन उसके दादाजी ने उसे अपने पास बुलाया और बोले, आर्यन तुम्हारे जन्मदिन में 1 महीने बाकी है, तुम्हारे 16वें जन्मदिन से पहले कुछ बताना चाहता हूँ। दादाजी की बात सुनकर आर्यन ने सोचा कि क्या दादाजी मुझे मेरे जन्म के बारे में बताना चाहते हैं। ये सब सोचने के बाद आर्यन बोला, क्या दादाजी, क्या बताना चाहते हैं आप मुझे? आर्यन की बात सुनकर दादाजी कुछ देर के लिए चुप रहे, उसके बाद बोले, चलो मैं तुम्हें किसी खास इंसान से मिलवाता हूँ, जो बताना है वही बताएगा। इतना बोलकर दादाजी घर से बाहर निकल गए। आर्यन भी उनके पीछे पीछे घर से बाहर निकल गया। दादाजी और आर्यन को जाते हुए मिसेस राठौर ने देख लिया था। उनके चेहरे पर उदासी थी, शायद इसलिए कि उन्हें मालूम था कि क्या होने वाला है। एपिसोड 99। आर्यन के दादाजी ने उसे बुलाया और कहीं लेकर चले गए। लगभग आधे घंटे बाद आर्यन और उसके दादाजी शहर के बाहर के जंगल पहुंच गए थे। जंगल पहुंच के दादाजी आर्यन को लेकर जंगल के अंदर जाने लगे। करीब 10 मिनट तक चलने के बाद आर्यन को एक झरना देखा। आर्यन ने ये झरना पहले कभी नहीं देखा था। वो जगह बहुत खूबसूरत थी। झरना देखकर आर्यन दादाजी से बोला, दादाजी ये झरना यहाँ कब से है? मैंने कभी नहीं देखी है। ये जगह तो बहुत खूबसूरत है, ऐसा लग रहा है ये कोई अलग दुनिया है। आर्यन की बात सुनकर दादाजी मुस्कुराए और बोले, सच कहा, ये बहुत सुंदर जगह है, आओ मेरे साथ। कुछ आगे बढ़ने पर आर्यन को एक परछाई दिखाई दी। ये एक बूढ़े आदमी की परछाई थी। आर्यन जब उस परछाई के नज़दीक पहुंचा तो उसने देखा कि उस बूढ़े इंसान के सारे बाल सफ़ेद थे। जब उस बूढ़े आदमी ने आर्यन को देखा तो वो मुस्कुराने लगा। उस बूढ़े आदमी की शक्ल आर्यन से मिलती जुलती थी। ये वही बूढ़ा आदमी था जिसने प्रतियोगिता के समय आर्यन को युवराज कहा था। उस आदमी को जब आर्यन ने देखा तो देखता रह गया, क्योंकि उसकी और आर्यन की शक्ल उस आदमी से मिलती जुलती थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं। आर्यन समझ गया कि यही उसके दादाजी है, लेकिन वो का कुछ नहीं बोला। वो अपने दोनों दादाओं के बोलने का इंतजार करने लगा। उस सफ़ेद बालों वाले आदमी के पास पहुंचकर आर्यन के दादाजी बोले, मैं आर्यन को ले आया हूँ, अब समय आ गया है इसे सारी सच्चाई बताने का। दादाजी की बात सुनकर सफ़ेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने सहमति में सिर हिलाया। उस आदमी को सहमत होते देखकर आर्यन के दादाजी आर्यन से बोले, आर्यन तुम्हारे मन में जितने सवाल है सबके जवाब इनके पास है, जो पूछना चाहते हो पूछ लो। सब कुछ समझते हुए भी आर्यन सफ़ेद बालों वाले बूढ़े आदमी के पास गया और बोला, आप कौन है और मेरे सवालों का जवाब आपके पास कैसे? आर्यन का सवाल सुनकर बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, आर्यन तुम्हारे आंखों की चमक बता रही है कि तुम्हें मालूम है कि मैं कौन हूं, फिर भी पूछ रहे हो कि मैं कौन हूं। बूढ़े आदमी की बात सुनकर आर्यन के दादाजी चौंक गए और वो बोले, क्या तुम्हें मालूम है आर्यन की ये कौन है? दादाजी की बात सुनकर आर्यन कुछ बोलता इससे पहले बूढ़ा आदमी बोला, लगता है इसे कुछ सच्चाई पहले ही मालूम चल चुकी है कि ये आपके परिवार का बेटा नहीं है, आप लोगों ने सिर्फ इसे पाला है। ये सिर्फ यहाँ ये जानने आया है कि इसका वास्तविक परिचय क्या है। बूढ़े आदमी की बात सुनकर आर्यन के दादाजी आर्यन को सवालिया नजरों से देखने लगे। ये देखकर आर्यन मुस्कुराया और उसने पार्टी के बाद जब वो गायब हो गया था उस दिन की सारी बात बता दी। ये सब जानकर आर्यन के दादाजी बोले, तो तुमने उसी समय हमसे सवाल क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने कहा था कि 16वें जन्मदिन पर मुझे सारी सच्चाई बताई जाएगी, इसलिए मैं चुप रह था। एक बार मन किया था कि आपसे सच पूछ लूं, लेकिन तुरंत अपना मन बदल लिया और इंतजार करने का सोचा। आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर दादाजी बोले, तो तुम पिछले 6 महीने से सच जानते थे, फिर भी हमसे सवाल नहीं किया और इतने खुश रहे, बीच में कभी सवाल करने का मन नहीं किया। दादाजी की बात सुनकर आर्यन बोला, ये सब पुरानी बातें हैं, लेकिन आज मुझे पूरा सच जानना है, तो बताए कौन हूँ मैं? आर्यन की बात सुनकर सफ़ेद बालों वाला आदमी बोला, आर्यन ये झरना देख रहे हो, इस झरने के दूसरी तरफ एक अलग दुनिया है, तुम वहां से आए हो। सफ़ेद बालों वाले आदमी की बात सुनकर आर्यन आश्चर्यचकित होते हुए बोला, एक अलग दुनिया, इसका मतलब क्या है? क्या मैं कोई एलियन हूँ? आर्यन की बात सुनकर सफ़ेद बालों वाला आदमी बोला, नहीं आर्यन, तुम एलियन नहीं हो, वो दुनिया भी पृथ्वी पर ही है, लेकिन अलग है। जैसे इस दुनिया को मांत्रिक यांत्रिक दुनिया कहते हैं, वैसे ही हमारी दुनिया को तात्विक मांत्रिक दुनिया कहते हैं। तात्विक मांत्रिक दुनिया के बारे में सुनकर आर्यन कुछ सोचने लगा और वो मन ही मन खुद से बोला, मैं अपने पिछले जन्म में इसी दुनिया में अपने प्राण त्यागे थे। इतना सोचने के बाद आर्यन बोला, अगर मैं उस दुनिया में जन्मा तो मुझे इस दुनिया में क्यों लाया गया था?
ऐसी क्या मजबूरी थी कि मुझे अपने परिवार से दूर होना पड़ा? और मेरे माता पिता कौन है और आप कौन है? मैं तुम्हारा दादा हूँ और हमने तुम्हें यहाँ इसलिए लाया क्योंकि तुम्हारे जान को खतरा था। अगर हमने तुम्हें खुद से दूर नहीं किया होता तो तुम आज जिंदा नहीं होते, मार दिए जाते। आर्यन के वास्तविक दादा ने जब ये बोला तो उनके आंखों में आंसू आ गए। अपने दादा के आंखों में आंसू देखकर आर्यन गुस्से में आ गया और बोला, कौन है वो जिसने मुझे मारने की कोशिश की? किसकी वजह से मुझे अपने परिवार से दूर होना पड़ा? आर्यन को गुस्से में देखकर आर्यन के दोनों दादाओं ने उसे शांत कराया। उसके बाद उसके वास्तविक दादा बोले, वो और कोई नहीं, तुम्हारे नाना जी थे जो तुम्हें मारना चाहते थे। आर्यन और उसके दादाजी शॉक हो गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक नाना अपने ही नाती को मारना चाहता है। आर्यन शॉक से बाहर निकलते हुए बोला, लेकिन वो मुझे मारना क्यों चाहते हैं? और अगर उन्होंने मुझ पर हमला करवाया तो मैं बचा कैसे? आर्यन की बात सुनकर उसके वास्तविक दादा बोले, तुम बचे क्योंकि तुम पर होने वाले हमले को तुम्हारी मां ने अपने ऊपर ले लिया, जिसके कारण। इतना बोलकर आर्यन के दादा चुप हो गए। अपने दादा को चुप होते देखकर आर्यन चिंतित होते हुए बोला, क्या हुआ मेरी माँ को? मेरी माँ ठीक तो है न? आर्यन को चिंतित देखकर उसके वास्तविक दादा ने एक मोती निकाला जिसमें से पवित्र ऊर्जा निकल रही थी। उस मोती को देखकर आर्यन उसे पहचान किया और बोला, ये तो वो मोती है जिसमें लोग अपनी यादें रखते हैं। सही कहा आर्यन, तुमने, ये वही है। इतना बोलकर आर्यन के वास्तविक दादा ने उस मोती में अपने ऊर्जा के अंश को डालकर उसे एक्टिवेट कर दिया। उस मोती के एक्टिवेट करते ही उसके से एक सुनहरी ऊर्जा निकली और जिसमें तस्वीर दिखने लगी। आर्यन तस्वीरों को देख ही रहा था, तभी उसे दिखा कि एक औरत एक आलीशान बिस्तर पर लेटी हुई है। उस औरत को देखते ही आर्यन के आंखों से खुद आंसू निकलने लगे। ये देखकर आर्यन के वास्तविक दादा बोले, तुम सही सोच रहे हो आर्यन, यही तुम्हारी माँ है। ये पिछले 15 सालों से ऐसी ही बिस्तर पर लेटी हुई है। जब से तुम्हारे प्राणों की रक्षा के तुम्हारे नाना के लोगों के हमले को अपने ऊपर ले लिया था, ये ऐसी ही है। पिछले 15 सालों में हमने कई हीला बुलाए लेकिन कोई काम नहीं आया। अपने दादा की बात सुनकर आर्यन का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उसके शरीर से शक्तिशाली ऊर्जा निकलने लगी जिसके प्रभाव से उसके दोनों दादा पीछे हो गए। आर्यन गुस्से में बोला, जिन लोगों ने मेरी माँ की ये हालत की है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उन्हें मरना होगा। आर्यन के गुस्से के कारण झरने के पानी में लहर बनने लगा था। जमीन से मिट्टी ऊपर उठने लगे। चारों तरफ आग लग चुकी थी जो आर्यन के गुस्से का प्रतीक था। आर्यन को इतने गुस्से में देखकर आर्यन के दोनों दादाओं ने उसके गुस्से को शांत कराने की कोशिश की। कुछ प्रयास के बाद आर्यन का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया और सब कुछ नॉर्मल हो गया। उसके बाद आर्यन बोला, सॉरी, मैं अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाया लेकिन मैं अभी भी शांत नहीं हूँ। कोई बात नहीं है, पहले तुम शांत हो जाओ फिर हम बात करेंगे, आर्यन के दादा बोले। अपने दादा की बात सुनकर आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और बोला, ये बताए आपकी मेरे नाना मुझे मारना क्यों चाहते हैं? मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? आर्यन, तुमने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा है, बस तुम्हारे नाना जिस लोक से आते हैं उस लोक के नियम है कि उस लोक के बासी सिर्फ अपने लोक में ही शादी कर सकते हैं। अगर किसी ने बाहर किया तो उसे और उसके पति को कुछ नहीं किया जाएगा लेकिन उन दोनों की संतान को मार दिया जाएगा, आर्यन के दादा बोले। पर ऐसा क्यों, इसकी कोई वजह? आर्यन ने पूछा। क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका ज्ञान और उनकी तात्विक शक्ति जो विश्व की शक्ति है वो किसी बाहर वाले को मिले, क्योंकि एक संतान को अगर ईश्वर की कृपा हुई तो माता पिता दोनों की शक्तियां मिल सकती है और नहीं तो सिर्फ किसी एक की, या तो माँ की या पिता की शक्ति मिलती है। विश्व लोक वालों का मानना है कि अगर उनकी शक्ति अगर किसी और लोक में पहुंच गई तो उनके लिए खतरा बढ़ सकता है और लोग उनकी शक्तियों को समझने लगेंगे क्योंकि उनकी विष विषैले जीवों के विष से अलग होता है, आर्यन के दादा ने कहा। और इसीलिए वो मुझे मारना चाहते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि मेरे अंदर उनके विष की शक्ति आ जाएगी, आर्यन ने कहा। हाँ, यही कारण है कि वो तुम्हें मारना चाहते हैं, आर्यन के दादा ने कहा। अपने दादा की बात सुनकर आर्यन कुछ सोचते हुए बोला, एक बात बताइए, जब मैं गायब हो गया तब उन्होंने मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की क्योंकि हमने झूठी खबर फैला दी कि तुम मर चुके हो और इसी सदमे में तुम्हारी माँ बीमार हो गई है। आज भी सब तुम्हें मरा हुआ ही मानते हैं, लेकिन अब तुम सबके सामने आने के लिए तैयार हो, आर्यन के दादा ने कहा। अपने दादा की बात सुनने के बाद फिर से कुछ सोचते हुए बोला, वैसे मेरे पिता है कौन, वो क्या करते हैं? आर्यन की बात सुनकर आर्यन के दादा मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पिता का नाम हर्ष राठौर है। वो कौशाम्बी राज्य के राजा है जो जल लोक के जम्बू साम्राज्य के अंदर आता है और तुम हमारे युवराज हो, युवराज आर्यन राठौर। तात्विक मांत्रिक दुनिया में देश को लोक कहा जाता था जो उनकी शक्तियों से जुड़ा हुआ था। हर लोक में कई साम्राज्य थे, इस दुनिया में 8 लोक थे और हर लोक में 2 से 3 साम्राज्य थे। अपने दादा की बात सुनकर आर्यन चौंकते हुए बोले, मैं युवराज हूँ अपने राज्य का। एक सेकंड, एक बात बताए, हमारा सरनेम राठौर है, इसलिए अपने इस दुनिया के राठौर परिवार को चुना। हाँ, एक कारण ये भी, लेकिन महत्वपूर्ण कारण ये है कि ये परिवार एक अच्छा परिवार, इसने संस्कार अच्छे हैं, ये परिवार को महत्व देते हैं, न कि दौलत को, आर्यन के दादा बोले।
आर्यन के दादा की बात सुनकर दादाजी बहुत खुश हुए और हो भी क्यों न, अगर कोई आपके परिवार की तारीफ करे तो खुशी तो मिलती ही है। लेकिन वो अंदर से थोड़ा उदास भी थे। उन्हें डर था कि कहीं आर्यन यहीं से अपनी दुनिया में तो नहीं लौट जाएगा, क्या वो अब हमें अपना नहीं मानेगा। आर्यन ने अपने दादाजी के चेहरे के भाव को देखा तो वो समझ गया कि दादाजी क्या सोच रहे हैं। ये देखकर आर्यन बोला, वैसे आपके बाकी पोते क्या बुलाते हैं? आर्यन की बात सुनकर आर्यन के वास्तविक दादा मुस्कुराए और बोले, सब मुझे दादा महाराज बुलाते हैं। तो दादा महाराज, क्या मुझे अभी जाना होगा या मुझे कुछ समय लगेगा, क्योंकि मैं अपने इस परिवार के लिए कुछ करना चाहता हूँ, आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर दादाजी खुश हो गए। उन्हें जानकर अच्छा लगा कि आर्यन अब भी अपने इस परिवार के लिए कुछ करना चाहता है। उनके चेहरे पर अब कोई परेशानी नहीं थी। वही आर्यन की बात सुनकर दादा महाराज बोले, ठीक है, मैं तुम्हें 15 दिन देता हूं, क्योंकि 15 दिन बाद हमारे राज्य में एक प्रतियोगिता शुरू होने वाला है। कैसी प्रतियोगिता दादा महाराज? आर्यन ने कहा। आर्यन ने पूछने पर दादा महाराज बोले, हमारे राज्य में हर साल प्रतियोगिता होता है जिसमें पूरे राज्य से युवा भाग लेते हैं और अपना युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हैं। एपिसोड 100। जब दादा महाराज से आर्यन ने सालाना प्रतियोगिता के बारे में सुना तो उसने कहा, दादा महाराज, क्या इस प्रतियोगिता में भाग लेना जरूरी है? आर्यन की बात सुनकर दादा महाराज बोले, आर्यन, इस प्रतियोगिता में तुम्हें सिर्फ भाग नहीं लेना है, जितना भी है, क्योंकि जो भी इस प्रतियोगिता में जीतेगा उसके परिवार का सम्मान बढ़ेगा। अगर हमारे राज परिवार इस प्रतियोगिता में हार गया तो हमारे परिवार का सम्मान कम हो जाएगा, जिससे राज्य पर हमारा नियंत्रण कमजोर हो जाएगा। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम हार जाएंगे? और भी तो युवा योद्धा होंगे हमारे परिवार में, आर्यन ने कहा। तुमने सच कहा, हमारे परिवार में कई योद्धा है। एक तो ऐसा योद्धा है जिसके पास 2 तत्वों की शक्ति है, लेकिन हमारे ही राज्य के एक अमीर परिवार जो हमसे अंदरूनी रूप से शत्रुता रखते हैं, उसके परिवार में एक युवा योद्धा है जिसके पास 3 तत्वों की शक्ति है, जो है पृथ्वी, जल और अग्नि। इन तत्वों के कारण इस वक्त वो राज्य में सबसे शक्तिशाली युवा है, दादा महाराज ने कहा। अपने दादा महाराज के बातों को सुनकर आर्यन ने कुछ सोचा और बोला, ठीक है दादा महाराज, मैं प्रतियोगिता से पहले पहुंच जाऊंगा, मैं भी तो देखूं वो कितना शक्तिशाली है। आर्यन की बात सुनकर दादा महाराज खुश हो गए और बोले, ठीक है, मैं तुमसे 15 दिन बाद यही मिलूंगा, समय पर आ जाना। लेकिन अब आप कहाँ जाएंगे? क्या वापस अपनी दुनिया में? आर्यन ने कहा। हाँ, मैं वापस अपनी दुनिया में जाऊंगा और 15 दिन बाद आऊंगा, दादा महाराज ने कहा। ये सुनकर आर्यन बोला, दादा महाराज, मेरे आने की सूचना मेरे पिता के अलावा किसी को नहीं दीजिएगा, क्योंकि पहले मैं अपनी प्रतिभा अपने राज्य की प्रजा को दिखाऊंगा। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, दादाजी महाराज ने कहा। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर आर्यन ने अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने दादा महाराज को प्रणाम किया और वहां से अपने दादाजी के साथ चला गया। आर्यन के दादा महाराज वही खड़े आर्यन को देखे जा रहे थे। कुछ ही समय में आर्यन उनके आंखों से ओझल हो गया। जैसे ही आर्यन दादा महाराज के आंखों से ओझल हुआ, वो झरने के अंदर चले गए और गायब हो गए। ऐसा लगा कि वो झरना नहीं, कोई दरवाजा है। जंगल से निकलकर आर्यन सीधे अपने घर पहुंच गया। जब आर्यन घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ हॉल में बैठी हुई थी। आर्यन उन्हें देखकर मुस्कुराया और उनके गले लग गया। ये देखकर मिसेस राठौर मुस्कुराने लगी और बोली, कहाँ गया थे तुम अपने दादाजी के साथ? ये सुनकर आर्यन गंभीर हो गया और अपने माँ के गले से हटते हुए बोला, माँ, क्या आप नहीं जानती कि दादा मुझे कहाँ लेकर गए थे? आर्यन की बात सुनकर उसकी माँ उदास हो गई और बोली, हाँ जानती हूँ कि तुम कहाँ गए थे, तो क्या तुम हम सबको छोड़कर चले जाओगे? अपनी माँ को उदास देखकर आर्यन भी उदास हो गया और बोला, जाना तो होगा माँ, लेकिन मैं अभी 15 दिन यही हूँ आपके पास, और अगर मुझे समय मिला तो मैं जरूर आऊँगा। ये सुनकर कि आर्यन अभी 15 दिन रुकेगा, उनकी उदासी थोड़ी कम हुई और वो बोली, आर्यन तू देखना, मैं ये 15 दिन तुम्हें इतना प्यार दूंगी कि तुम हमें कभी नहीं भूल पाओगे। अपनी माँ की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, माँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको नहीं भूलूंगा, ये वादा रहा। आर्यन अपनी माँ से बात कर ही रहा था, तभी दादाजी अंदर आ गए। उन्हें देखकर आर्यन बोला, दादाजी, मैं अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हो तुम? दादाजी बोले, दादाजी, मैं अपने परिवार के सभी नए योद्धा में से कुछ को हीरो बनाना चाहता हूँ, साथ में उनकी आध्यात्मिक शक्ति भी जागृत करना चाहता हूँ, आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर उसके दादाजी उसे देखते हुए बोले, हीरो बनना तो ठीक है आर्यन, लेकिन तुम किसी के आध्यात्मिक शक्ति को कैसे जागृत कर सकते हो? ये तो हीरो की प्रतिभा पर निर्भर करता है। आप उसकी चिंता मत कीजिए दादाजी, आप बस कल सुबह सभी को यहाँ आने का आदेश दे दीजिए, तब तक मैं अपनी तैयारी कर लेता हूँ। और जो हीलिंग शक्ति मंत्र का ध्यान नहीं करते हैं उन्हें भी बुला लीजिएगा, उनके लिए भी कुछ है मेरे पास, आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर उसके दादाजी खुशी से बोले, ठीक है, मैं सबको बुला लूंगा, तुम तैयारी कर लो। इतना बोलकर दादाजी अपने कमरे में चले गए। दादाजी के जाने के बाद आर्यन की माँ बोली, आर्यन तू ये सब कैसे करेगा? आप चिंता मत करो माँ, मैं सब आराम से कर लूंगा, आर्यन ने कहा। अच्छा आर्यन, ये बता कि तुम्हारे परिवार ने तुम्हें खुद से दूर क्यों किया, ऐसा क्या हुआ था?
तुम्हारे परिवार में मिसेस राठौर गंभीर होते हुए बोली। अपनी माँ की बात सुनते ही आर्यन को अपने दादा महाराज की कही हुई बात याद आ गई और उसका गुस्सा आंखों में साफ दिखने लगा। आसपास की गर्मी बढ़ने लगी, लेकिन आर्यन ने खुद को तुरंत शांत किया और बोला, मुझे किसी ने मारने की कोशिश की थी, किसी तरह मेरी माँ ने मुझे बचाया और मुझे यहाँ भेज दिया गया। ये सब बोलते वक्त आर्यन के आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि उसके आंखों के सामने उसे अपनी की बिस्तार पर लेटी हुई छवि दिखाई दी। आर्यन के आंखों में आंसू देखकर मिसेस राठौर उसके पास गई और आंसू पोंछते हुए बोली, आर्यन मेरे बच्चे, जो हुआ वो बीत गया, अब ठीक है ना? नहीं माँ, सब ठीक नहीं है। अगर सब ठीक होता तो मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाता, आर्यन ने कहा। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? आर्यन, क्या हुआ तुम्हारे परिवार को? मिसेस राठौर बोली। मेरा परिवार ठीक है, लेकिन मेरी माँ पिछले 15 सालों से बिस्तर पर है, उन्हें कोई होश नहीं है। ऐसा कह सकते हैं कि वो कोमा में है, आर्यन ने आंखों में आंसू के साथ कहा। आर्यन से उसकी माँ की दशा सुनकर मिसेस राठौर उदास हो गई और वो बोली, क्या हुआ तुम्हारी माँ? क्या कोई बीमारी है? नहीं, कोई बीमारी नहीं है। 15 साल पहले जो हमला मुझ पर हुआ था, वो हमला उन्होंने अपने ऊपर ले लिया था, इसी कारण यो मौत के करीब पहुंच चुकी है, लेकिन मैं उन्हें मरने नहीं दूंगा। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। ये सब बोलते वक्त आर्यन के आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अपने बेटे को रोते देखकर मिसेस राठौर आर्यन के आंसू पोंछते हुए बोली, आर्यन मेरे बच्चे, तू चिंता मत कर, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। वो 15 सालों से मौत से लड़ रही है, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि उनका बेटा एक दिन उन्हें बचा लेगा। अगर तुम कमजोर पड़ गए तो तुम्हारी माँ को कौन बचाएगा? अपनी माँ की बात सुनकर आर्यन आंसू पोंछते हुए बोला, मैं तो अपनी माँ को बचा लूंगा, लेकिन जिन लोगों ने मेरी माँ की ये हालत की है, उन लोगों को मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। इतना बोलकर आर्यन ने जल्दी से खाना खाया और अपने कमरे की तरफ निकल गया। मिसेस राठौर उसके पीठ के देखते हुए बोली, हे ईश्वर, आर्यन की मदद करना इस दुख से निकलने में। रूम में जाने के बाद आर्यन ने अपने आयामी दुनिया का दरवाजा खोला और गुरुजी के पास पहुंच गया। गुरुजी के पास पहुंचकर आर्यन ने उन्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया। आर्यन से सब कुछ सुनने के बाद गुरुजी बोले, मैंने भी अपने गुरुजी से सुना, ऐसी कई दुनिया है हमारी पृथ्वी पर जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, लेकिन आज उनकी बात प्रमाणित हो गई। गुरुजी, क्या अब ये ब्रेसलेट आप ले लेंगे, क्योंकि मैं तो दूसरी दुनिया में जा रहा हूँ? आर्यन ने कहा। नहीं आर्यन, तुम इस ब्रेसलेट को अपने पास रखो ताकि मैं जब भी तुमसे मिलना चाहूँ मिल सकूँ। लेकिन आर्यन, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं अब अपने वास्तविक शरीर में लौट जाऊँगा, लेकिन जब भी मुझे तुमसे मिलना होगा मैं यहाँ आ जाऊँगा, गुरुजी ने कहा। गुरुजी की बात सुनकर आर्यन इमोशनल होते हुए बोला, गुरुजी, क्या ये करना जरूरी है? आप हमेशा की तरह यहाँ नहीं रह सकते हैं। आर्यन का इमोशनल होना बनता था, क्योंकि पिछले 3 सालों में गुरुजी ने बहुत साथ दिया था और अब वो जा रहे थे। आर्यन को इमोशनल होते देखकर गुरुजी बोले, आर्यन तुम इमोशनल मत हो, जब भी समय मिलेगा मैं आ जाऊंगा, लेकिन अगली बार जब मैं आऊंगा अपने शरीर के साथ आऊंगा। ठीक है गुरुजी, मैं आपके आने का इंतजार करूंगा। इतना बोलकर आर्यन ने गुरुजी को प्रणाम किया। आर्यन को प्रणाम करते देखकर गुरुजी ने आर्यन के सिर पर हाथ रखा और वो गायब हो गए। गुरुजी के जाते ही आर्यन के आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि आर्यन का उन लोगों से दूर होना शुरू हो गया था जिनसे वो प्यार करता था। अपने आंसू पोंछते हुए आर्यन ने अपने दूसरे आयामी दुनिया का दरवाजा खोला और अपने हवेली में पहुंच गया। हवेली पहुंचकर आर्यन ने ब्लैकी को सब कुछ बताया और उससे पूछा, ब्लैकी तुम इसी दुनिया में रहोगे कि मेरे हाथ चलोगे? आर्यन की बात सुनकर ब्लैकी ने एक पल सोचा और बोला, देखो आर्यन, इस दुनिया में मैं तुम्हारे अलावा किसी के करीब नहीं हूँ। अगर ऐसे ही मैं सड़क पर घुमा तो लोग मुझे मारने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, इससे मैं एक नई दुनिया को देख सकूं। ब्लैकी की बात सुनकर आर्यन खुश हो गया और बोला, थैंक्स ब्लैकी, मेरे साथ चलने के लिए, नहीं तो मैं वहां बोर हो जाता, क्योंकि मैं वहां किसी को नहीं जानता हूं। ब्लैकी से कुछ देर बात करने के बाद आर्यन अपने दादाजी से किए हुए वादे को पूरा करने की तैयारी में लग गया। हवेली में जो स्विमिंग पूल था, आर्यन ने उससे पानी भरवा दिए और कुछ गोलियां और कुछ लिक्विड बनाए, जिसमें उसने सफेद तरल को मिलाया जो उसकी इस दुनिया में थे। बहुत सारे जड़ी बूटियों का चूर्ण बनाया और उसे एक शीशी में डाल दिया। ये सारे जड़ी बूटी वो थे वो आर्यन ने गोरिल्ले से मांगा था। आर्यन को सभी तैयारी करने में आयामी दुनिया का 2 दिन लग गए। उसके बाद आर्यन आयामी दुनिया से बाहर निकल आया। बाहर निकलने पर आर्यन ने देखा कि रात के 12 बज रहे हैं। ये देखकर वो सो गया। अगली सुबह जब आर्यन नीचे आया तो उसने देखा कि उसके घर का हॉल लोगों से भरा हुआ है। ये सब राठौर परिवार के सदस्य थे। राठौर परिवार शहर का बहुत पुराना परिवार था, इसलिए वो बहुत बड़ा था। जब दादाजी ने आर्यन को देखा तो उन्होंने उसे बुलाया और बोले, आर्यन, तुम्हारे कहने पर मैंने सबको बुला लिया है। जब सभी रिश्तेदारों ने सुना कि उन्हें आर्यन के कहने पर बुलाया गया है, वो सब चौंक गए। वो सभी जानना चाहते थे कि आर्यन के कहने पर उन्हें क्यों बुलाया गया है, लेकिन दादाजी से पूछने की हिम्मत किसी में नहीं हुई। तभी आर्यन बोला, दादाजी, आपने इन्हें कुछ नहीं बताया है, क्या ये मेरे बारे में जानते हैं? आर्यन की बात सुनकर दादाजी बोले, ये सिर्फ इतना जानते हैं कि तुम युद्ध देवता के पुनर्जन्म हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दादाजी की बात सुनकर आर्यन ने कहा, ठीक है,
अब मैं देखता हूँ आगे क्या करना है। इतना बोलकर आर्यन सभी लोगों के बीच खड़ा हो गया और सबके ध्यान को अपनी ओर खींचते हुए उसने बोलना शुरू किया, आप सब तो जानते हैं कि मैं युद्ध देवता का पुनर्जन्म हूँ, इसी कारण मुझे अब यहाँ से जाना होगा क्योंकि मेरे कुछ उद्देश्य है। आर्यन से ये सुनकर कि वो जाने वाला है, उसका एक रिश्तेदार बोला, आखिर तुम कहाँ जाने वाले हो और क्यों? एक दूसरे रिश्तेदार ने बोला, तुम हमारे परिवार के सबसे शक्तिशाली योद्धा के साथ एक हिलभी हो, जिसके कारण हमारे परिवार का सम्मान बढ़ा है। अगर तुम चले जाओगे तो शायद ये खत्म हो जाए। अब क्या करेगा आर्यन? जानने के लिए सुनिए सुपर आर्यन का अगला एपिसोड।